हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? कैसे हो? बढ़िया है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। खुशी गौड़, गुड आफ्टरनून। खुशी गौड़, खुशी गौड़, खुशी गौड़, खुशी गौड़, खुशी गौड़, गुड आफ्टरनून। खुशी गौड़, गुड आफ्टरनून। खुशी 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 खुशी। ये साल भर के लिए काफी होएगा इतना सारा नाम? काफी होएगा खुशी गौड़? हाँ जी, हाँ जी बेटा, चलें आगे, स्टार्ट करें आज की क्लास। शिवानी शुक्ला, ये लास्ट में देखेंगे इस कमेंट को हम। सर जी आप कैसे हो? बढ़िया है बेटा। सिस ट्रांस वाला छोड़ सकता है दोस्त? चल, सो आज बहुत सारी चीजें पढ़नी है और थोड़ा सा फास्ट 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 बहुत फास्ट 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 पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलें आगे, आइए। सो बेटा, हम इस अध्याय में जैव प्रौद्योगिकी और सिद्धांत और प्रक्रम में हम साधन पढ़ रहे थे। साधनों में हमने एंजाइम पढ़ लिया था। एंजाइम के बाद में हम लोगों ने संवाहक की बात करी थी। संवाहक के हम लोगों ने लक्षण देखे थे। संवाहक जो था, उस संवाहक के क्या क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहला उसमें ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का कार्य क्या होता है? रेप्लिकेशन स्टार्ट कराना होता है और साथ साथ कितनी कॉपीज बनानी है ये भी रेगुलेट करता है कौन? ORI। दूसरा हमने देखा था सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर वो संरचनाएं होती हैं जो हमें सूचना देती है, हमें बताती हैं कि रूपांतरित कोशिका बनी है कि नहीं बनी, और कौन सी रूपांतरित कोशिका? वो रूपांतरित कोशिका जिसके अंदर पुनर्योजी डीएनए गया है या नहीं गया है। यानी कुल मिलाकर हमें ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट सेल के बारे में पता लगाना है। कौन सी सेल के बारे में पता लगाना है? ट्रांसफॉर्म्ड यानी रूपांतरित और रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्योजी। ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट सेल के बारे में पता लगाने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? चयनात्मक मार्कर यूज में लेते हैं। और चयनात्मक मार्कर जो होते हैं वो प्लाज्मिड के अंदर क्या क्या हो सकते हैं? वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो सकते हैं, या वो लैक-जेड जीन हो सकता है, या तो वो लैक-जेड जीन हो सकता है, या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो होते हैं ये हमारे सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। नेक्स्ट, अब हमें तीसरा लक्षण जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? दो लक्षण हम लोगों ने पढ़ लिए थे किसके? संवाहक के। एक तो हमने पढ़ा कि भैया ORI होता है, दूसरा हमने पढ़ लिया क्या? सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं। अब तीसरा है क्लोनिंग स्थल। क्लोनिंग स्थल का मतलब क्या है? क्लोनिंग साइट का मतलब क्या है? इसको हम प्रतिबंधन स्थल भी बोलते हैं। सोचो, ये वो स्थल है जहां पर हम अपने विजातीय डीएनए को जोड़ने वाले संवाहक में। आंसर मुझे बताइएगा। ये अगर संवाहक है तो इस संवाहक में मैं अपने विजातीय डीएनए को, ये मेरा विजातीय डीएनए है यानी वांछित डीएनए या ऐच्छिक डीएनए है या यात्री डीएनए है, पैसेंजर डीएनए है, इसको मैं यहां पर जोड़ने वाला हूं। जिस जगह पर जोड़ूंगा, मान लो ये वो जगह है, मान लो ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां पर मैं इसको जोड़ने वाला हूं। तब आप मुझे बताइएगा, इस जगह को क्या मैं क्लोनिंग स्थल बोल दूं? यही वो जगह है जहां पर मैं अपने जीन को यहां पर जोड़ूंगा और मेरे जीन की क्या होगी सर? क्लोनिंग होगी, कॉपी होगी। तो ये वो स्थल है जहां पर मैं इसको जोड़ूंगा और वहां से इसकी क्या होगी? क्लोनिंग होगी। सिंपल। अब आप मुझे बताइए, ये क्लोनिंग स्थल क्या होगा? क्या ये क्लोनिंग स्थल वो स्थल होएगा जिसको काटा जाएगा? थोड़ा दिमाग लगाइए। क्लोनिंग स्थल वही स्थल होगा ना जिसको आप काटोगे। अरे काटोगे तभी तो जोड़ोगे ना। तो क्लोनिंग स्थल वो है जिसको काटा जाएगा। दिमाग लगाओ खुशी गौड़, भोंदूलाल, जरा दिमाग लगाओ। कह रहे ये ORI होएगा। क्लोनिंग स्थल वो होएगा जिसको काटा जाएगा कि नहीं काटा जाएगा? हाँ सर, काटेंगे तभी तो इसको यहां पर जोड़ेंगे। मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। तुम्हारी बुद्धि नहीं चल रही? इतनी सी बात तुमको समझ में नहीं आ रही है? क्या होएगा ये? जिसको काटा जाएगा, काट के तभी तो लगाएंगे ना इसको। किसको लगाएंगे? हम विजातीय डीएनए को लगाएंगे, यानी इसको काटेंगे। हाँ सर। और अगर इसको काटेंगे, ये काटा जाएगा, तो क्या ये एक प्रतिबंधन स्थल नहीं है? अब कौन काटेगा इसको? दिमाग लगाओ। इसको कौन काटेगा? इसको कौन काटेगा? सर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस काटेगा। और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस काटेगा तो क्या ये एक प्रतिबंधन स्थल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? ये वो स्थल है जहां पर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस आएगा, इसको काटेगा, काट कर लाइगेज इसको यहां पर जोड़ेगा।
तो ये वो स्थल है, ये वो स्थल है जहां पर हम अपने विजातीय डीएनए को जोड़ेंगे। ये वो स्थल है जिस पर काम करेगा कौन? प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस काम करेगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? अब आप मुझे बताइएगा, क्या ये क्लोनिंग स्थल जहां पर प्रतिबंधन एंजाइम काम करने वाला है, क्या ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो सकता है? देखते हैं कितने बच्चे वर्ड पर फोकस करेंगे। क्या ये जगह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो सकता है? क्या ये लैक जेड जीन हो सकता है? अरे दीप्ति यदुवंशी, क्या चाहिए आपको? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में बता दो बेटा सीधा ना। पुनर्योगज डीएनए तकनीक से बनाई गई थी, जहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया गया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया गया था, पुनर्योगज डीएनए तकनीक से बनाई गई थी। इतनी सी बात याद रखनी है। सिंपल तरीके से क्यों नहीं चीजों को कर रहने देते हो? सिंपल, पुनर्योगज डीएनए तकनीक से बनाई गई थी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई गई थी। आज की डेट में हम डायरेक्टली जीन ट्रांसफर करते हैं। जब सबसे पहले बनाई गई थी तो हमने क्या यूज में लिया था? हमने वाहक यूज में लिए थे। लेकिन आज की डेट में वाहक को यूज में न लेकर हम क्या यूज में लेते हैं? डायरेक्टली जीन गन मेथड यूज में लेते हैं या लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर यूज में लेते हैं। लेकिन जब पहले बनाई गई थी तो क्या यूज में लिया गया था? वाहक को यूज में लिया गया था। इसीलिए क्या नाम पड़ा था कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक से बनाई गई है। यहां पर मैंने क्या बोला कि मेरे भाई ये कौन सा स्थल है? सर यहां पर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस काम करेंगे, यानी ये वो स्थल है जहां पर प्रतिबंधन काम करेगा, इसलिए इसको हमने प्रतिबंधन स्थल बोला। अब इसी जगह पर हमारा जीन अगर आकर जुड़ रहा है तो ये वो जगह है, ये वो स्थल है जहां पर हमारे जीन की क्या होने वाली है? सर क्लोनिंग होने वाली है। अब ये जगह क्या ये वो जगह, क्या ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो सकती है? हाँ जी, क्या ये वो जगह हो सकती है जहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मिल रहा था? हां, याद करिए कल आपको नहीं बताया था, ये वो जगह थी, ये वो जगह थी जहां पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मिल रही थी। याद आ रहा है? हमने इसको काटा और अपना जीन डाला और पता करने की कोशिश करी रूपांतरण हुआ है कि नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो सकती है। हाँ जी, हो सकती है। और उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पर काटने के लिए कोई प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस काम करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इधर देखिएगा, जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे बोला कि यार ये एक वाहक है, मैंने आपसे कहा कि यार ये एक वाहक है, इस वाहक में ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था। ये एक वाहक है जिसमें ये जीन था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस कौन है? जीन है। इसको काटने का काम बाम H1 इको R1। कितने बच्चों को ये लाइन समझ में आई है? जरा देखिएगा। माइक खराब हो रहा है, एक सेकंड रुकना बेटा। नंद, आनंद, कोई है? कोई है क्या? देखना, आवाज सुनना, कह रहे खट 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 आवाज आ रही है। हेलो 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 हेलो, फंस रही है। हेलो 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 हेलो, वॉइस प्रॉब्लम कह रहा है, आ रही है, आवाज फंस रही है। अरे भैया वहां नहीं, वहां पर बच्चों को आ रही है ना, देखो वो लिख रहे हैं वो। सही आ रही है? ऑल क्लियर है? अभी ठीक है? ठीक है, चल। हाँ जी, एक बार इधर फोकस करिएगा बेटा। यहां पर कसर कसर आ रही है। सर आप हिल रहे हो तब आ रही है। अभी आ रही है?
ठीक आ रही है, ठीक तो आ रही है, खटखट की आवाज आ रही है, खरखर की आवाज आ रही है, हवा की आवाज आ रही है, खर 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 खर, हट 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 हट, हेले 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 हेले, चेक 1 2 3, हेले 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 हेले, अभी आ रही है, अब ठीक है। चलो ये पगले है, ये जान पूछ के करते तंग। हाँ जी, देखिएगा यहां पर, ये एक जीन है और इस जीन को काटने वाले ये 2 प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ये एक जीन था जो एम्पिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाता था और इस जीन को काटने वाले ये 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ओके जी, अब इधर देखिएगा, ये भी एक जीन है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है, ठीक है। ये जीन जो है इसका नाम है ROP, जस्ट फुल फॉर्म सुनना, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। यानी ये जीन आगे चलकर क्या बनाने वाला है, एक प्रोटीन बनाने वाला है और वो प्रोटीन जो है आगे चलकर इस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। बेटा फुल फोकस के साथ में सुनिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। ये वो जीन है जिसका नाम है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ROP, जो आगे चलकर एक प्रोटीन बनाता है और ये प्रोटीन जो है ये इस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। स्टार्ट नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कह रहा कि स्टार्ट करता है, स्टार्ट तो ORI करेगा। हम बोल रहे हैं ये प्रोटीन जो है ये इस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। ओके जी, अब जरा सोचो, ये भी एक जीन, ये भी एक जीन, दोनों जीन में क्या फर्क है सर? क्या ये एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखा रहा है? नहीं, ये एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखा रहा है। मैंने कहा, और इस जीन को काटने वाला, इस जीन को काटने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम है PVU2। ये कौन है सर? ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। अब आप मुझे बताइएगा, अब आप मुझे बताइएगा, चलो इसको मैं टेट्रासाइक्लिन कर देता हूं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ये कुछ भी रहने दीजिए। अभी ये PBR 322 की बात नहीं कर रहे, वो तो हम बात करेंगे। ये तो कंसेप्ट देख रहे बेटा यहां पर, उजाला निषाद है ना, हम PBR 322 थोड़ा ना लिखा, वो तो अभी हम देखेंगे। मैं एक कंसेप्ट बता रहा था, बस इतना सा। टेट्रासाइक्लिन होगा मेरे को भी पता, और इको R1 नहीं होगा वहां पर। इधर देखिएगा फोकस के साथ में, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस कौन है? जीन है। ये ROP भी कौन है सर? ये भी जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है। ये एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखा रहा था, ये एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा था, ये तो रेप्लिकेशन जो है उसमें हेल्प करने वाला है। इसको काटने वाले ये 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको काटने वाला ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके जी, अब आप मुझे बताइएगा, क्या ये क्लोनिंग स्थल हो सकता है? वर्ड पर फोकस कर मेरे भाई, क्या ये क्लोनिंग स्थल हो सकता है? ये जगह, क्या ये जगह क्लोनिंग स्थल हो सकता है? क्या इस जगह पर मैं अपना जीन लगा सकता हूं? हां जी, तो ये जीन जो है, ये जगह जो है जहां पर ये जीन मिल रहा था, इस जगह पर क्या मैं अपना अगर DNA अगर लगा सकता हूं, विजातीय DNA, तो इस जगह को जो एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखा रहा था, क्या ये क्लोनिंग स्थल है? हां, क्या ये क्लोनिंग स्थल है? क्या ये क्लोनिंग स्थल है? क्या ये क्लोनिंग स्थल है? नहीं है। ज्योति सैनी कह रही है नहीं है। क्यों? आंसर देना पड़ेगा। नहीं, आप बोल रहे हैं ना नो। क्यों? क्यों क्यों नहीं है? क्यों नहीं है क्लोनिंग स्थल? आंसर दो। ये भी क्लोनिंग स्थल है, ये भी क्लोनिंग स्थल हो सकता है।
क्लोनिंग स्थल का कुल मतलब ये होता है जहां पर आपका प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम कर सके, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? क्लोनिंग स्थल। वो क्लोनिंग स्थल ये भी हो सकता है, वो क्लोनिंग स्थल ये भी हो सकता है, वो क्लोनिंग स्थल कुछ भी हो सकता है इसमें, बट एक चीज है, क्या? अरे भैया, आपको अपने जीन को इस संवाहक से जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए इसको काटना पड़ेगा। काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जरूरत है। जहां रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काट देगा वो क्लोनिंग स्थल। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर इस जीन को काट देता है तो ये वाला जीन जो एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ये भी क्लोनिंग स्थल है। अगर ये वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर इसको काट सकता है तो यहां पर भी तो हम जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, लेकिन हम इस जगह पर जोड़ते नहीं है। रीजन क्यों नहीं जोड़ते हैं? वो सिर्फ इतना सा कि अगर हमने इसको यहां से हटा दिया तो दिक्कत हो जाएगी, क्या? कि हमारा रेप्लिकेशन होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बताना था, मैं चाह रहा था। मैं डन। तो ये आप में से कई लोगों ने आंसर सोचने की कोशिश की होगी, क्या ये हो सकता है, लेकिन हम करते नहीं है, इसको यूज में नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि रेप्लिकेशन कराना है। अब मान लो मैं आपसे ना एक डायग्राम दिखा रहा हूं, ये है PBR 322 का, जरा देखना, इधर देखिएगा, फोकस करना। देखो ये डायग्राम है और इस डायग्राम को आपने याद रखना, ये एक प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड में इस जीन को देखना, पूरा फोकस के साथ में इस जीन को देखना है आपने। ये आपको एक जीन दिखाई दे रहा है और ये एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखा रहा है। कौन सा? ये वाला जीन। कौन सी एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखा रहा है? तुमको दिखाई दे रहा है TETR, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। सिमिलरली ये वाला जीन देखो, ये वाला जीन देखो, ये जीन भी क्या दिखा रहा है सर? रेजिस्टेंस के इसके खिलाफ, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। ये वाला जीन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। यानी हमारे पास एक प्लाज्मिड है जिसका नाम है PBR 322। इसमें P का मतलब क्या है? प्लाज्मिड, और B और R का मतलब क्या है? बॉलिवर रॉड्रिग्स। प्लाज्मिड ऑफ बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स। अब ये बॉलिवर रॉड्रिग्स कौन है? बॉलिवर एक वैज्ञानिक है, रॉड्रिग्स एक वैज्ञानिक है। उन्होंने ये प्लाज्मिड तैयार किया था 322 टाइम्स एक्सपेरिमेंटेशन कर करके। तो ये एक प्लाज्मिड है जो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। अब इस प्लाज्मिड के अंदर आपको 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन दिख रहे हैं। हां सर, दिख रहे हैं। आपको एक जीन ये भी दिख रहा है ROP। क्या आपको एक जीन एक और दिख रहा होगा? ये भी दिख रहा होगा ROP। हां सर, ये भी दिख रहा है। आपको ORI भी दिख रहा है। हां सर, हमें ORI भी दिख रहा है। ठीक है, आपको ROP भी दिख रहा है, आपको ORI भी दिख रहा है, आपको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन दिख रहा है, आपको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन दिख रहा है। हां सर, दिख रहा है। अब जरा सोचो, टेट्रासाइक्लिन को काटने वाले टेट्रासाइक्लिन जीन को काटने वाले 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दिख रहे हैं, BAM H1 SAL फर्स्ट। एम्पिसिलिन को काटने वाले 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दिख रहे हैं, PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट। इसको काटने वाले दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, इसको काटने वाले 2 प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, इसको काटने वाला 1 प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। मुझे बताइए, क्या ये जीन आपको दिख रहा है? ये जीन आपको दिख रहा है? दिख रहा है? हां सर। क्या इस जीन का कोई नाम लिखा हुआ है? क्या इस जीन का कोई नाम लिखा हुआ है? जैसे इस जीन का तो नाम लिखा हुआ था कि ये जीन जो है टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाता है। ये जीन का नाम लिखा हुआ है कि ये एम्पिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाता है। बताओ, क्या इस जीन का कोई नाम लिखा हुआ है? नहीं। लेकिन इस जीन को काटने वाले 3 प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस लिखे हुए हैं, EcoR1, CLA1, हिंड थर्ड। ये कौन है सर? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इस जीन को काटने वाला सर 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इस जीन को काटने वाले सर 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब आप मुझे बताइए, ये जीन का काम तो हमें पता है। क्या काम है इसका? सर इसका काम है टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाना, इसका काम है एम्पिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाना। ये जीन का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका भी कोई काम होगा। हाँ सर, लिखा हुआ नहीं है हमारे कोर्स में। इस जीन का कोई काम होगा, हाँ, लेकिन क्या वो एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाता है? नहीं।
क्यों? क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो प्लाज्मिड होता है, इस प्लाज्मिड में 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मिलते हैं, एक टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ, एक एम्पिसिलिन के खिलाफ। ये जो जीन जो होता है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। लेकिन जरा सोच, इस जीन को भी तो काटने वाले आपके 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं। हां है, यानी इस जगह पर भी मैं अपने जीन को जोड़ सकता हूं। मान लो इससे काट दिया मैंने अपने विजातीय डीएनए को और इसको यहां पर जुड़ जाएगा। हां सर, यहां पर जोड़ सकता हूं। हां सर, एसएएल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से विजातीय डीएनए को भी काट दिया और इसको भी काट दिया, दोनों के चिपचिपे सिरे को यहां जोड़ सकता हूं। हां सर, यहां जोड़ सकता हूं। सिमिलरली यहां जोड़ सकता हूं। हां जी, यहां जोड़ सकता हूं। यहां जोड़ सकता हूं। हां जी, यहां जोड़ सकता हूं। सिमिलरली यहां पर भी जोड़ सकता हूं। हां जी, यहां पर जोड़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर ये कौन है सर? ये हमारे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैं और इन्हीं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हम अपने विजातीय डीएनए को काटेंगे और इस वाहक को काटेंगे, दोनों के चिपचिपे सिरे को जोड़ देंगे। तो भोंदू जरा जल्दी से सोचो, क्लोनिंग स्थल क्या क्या हो सकता है? क्लोनिंग स्थल आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी हो सकता है और नॉर्मल जीन भी हो सकता है। यह बताने की कोशिश कर रहा था मैं, बस इतनी सी बात थी। आया समझ में? और जिनको अभी भी नहीं आया है, थोड़ा लॉजिक के साथ सोचना बेटा, सिर्फ इतनी सी बात सोचना। बहुत सिंपल सी बात, प्योरली सिंपल सी बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं। आपको अपने जीन को इस वाहक के साथ अगर जोड़ना है तो जोड़ने के लिए इस वाहक को काटोगे कि नहीं काटोगे? काटोगे ना। अब जहां से काटोगे वहीं से जोड़ोगे ना। अब जिससे काटोगे वो कौन है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। तो इस संवाहक में जहां जहां से संवाहक को हम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से काट सकते हैं, वहां वहां पर हम अपने जीन को जोड़ सकते हैं। हां, और वो जगह या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। लेकिन ज्यादातर हम क्या यूज में लेंगे सर? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो होंगे उनको यूज में लेंगे क्लोनिंग स्थल के लिए। क्यों? क्योंकि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाले जो हैं वो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज में आते हैं। आ गया? डन। तो क्लोनिंग स्थल क्या होता है बेटा? सीधा सीधा याद रखना है क्या? डीएनए को जोड़ने के लिए संवाहक में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए एक पहचान स्थल की आवश्यकता होती है। क्या है कि आप अगर अपने डीएनए को जोड़ना चाहते हो संवाहक के साथ, तो जोड़ने के लिए आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद लेनी पड़ेगी। वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहीं ना कहीं से एक स्थल को काटेगा। जिस स्थल को काटेगा वही जगह क्या कहलाएगी? आपकी क्लोनिंग स्थल कहलाएगी। वहीं पर तुम जोड़ सकते हो, वही पहचान स्थल जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करेगा वहां पर तुम जोड़ सकते हो। दूसरा, यह पहचान स्थल क्या हो सकता है? या तो 1 या 2 एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन पर उपस्थित होता है। अब ये जो पहचान स्थल जो होता है ये कहां पर मिल रहा है सर? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है उस पर मिल रहा है। अब उसको कौन काटेगा सर? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, या तो 1 या 2। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, इसको काटने वाला एक ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यानी 1 काट सकता है या 2 काट सकता है, मैक्सिमम 3। अगर ज्यादा हो गए तो क्या दिक्कत हो जाएगी? जरा सोचो। यहीं पर अगर मैं इसी पर अगर मैं बोल दूं कि यहां पर इको R1 भी काट देगा, यहीं पर अगर मैं बोल दूं कि यहां पर इको R5 भी काट देगा, यहां पर मैं बोल दूं इसी जीन को कि मान लो इसको जो है SMA फर्स्ट भी काट देगा। अब जरा सोचो, एक ही एंजाइम, एक ही जीन को अगर 5 इस जीन को अगर 5 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर काट दें, सोचो इस जीन को अगर 5 काट दें तो जरा सोचिए, यहां से भी कट सकता है, यहां से भी कट सकता है, यहां से भी कट गया, यहां से भी कट गया, यहां से भी कट गया। ये तो पूरा का पूरा विखंडित नहीं हो जाएगा ये संवाहक? इमेजिन करो, अगर मैं इस जीन को इससे भी काट सकता हूं, 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 ये अगर मैंने काट दिए तो भैया ये तो पूरा का पूरा विखंडित हो गया। और अगर ये पूरा का पूरा विखंडित हो गया तो क्या मैं अपना जीन जोड़ पाऊंगा? ये एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना। एक संवाहक डीएनए के पास
बहुत सारे एंजाइम के प्रतिबंधन स्थल होने चाहिए, लेकिन एक एंजाइम का एक ही प्रतिबंधन स्थल होना चाहिए, अन्यथा संवाहक विखंडित हो सकता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना। एक एंजाइम का एक ही प्रतिबंधन स्थल होना चाहिए। अगर एक एंजाइम के कई सारे सोचो इको R1 यहां से भी काट दे, इको R1 यहां से भी काट दे, दिमाग लगा। इको R1 ने यहां से भी काट दिया, इको R1 ने यहां से भी काट दिया। अब अगर यहां से काट दिया तो यहां से भी कट जाएगा, यहां दोनों जगह से अगर कट गया तो मैं अपना जीन कहां जोड़ूं? थोड़ा कॉमन सेंस लगाना जिनको ये चीज समझ में नहीं आई है। और सिंपल तरीके से मेरे भाई देखो, इको R1 इस जगह से काट रहा है। मैंने कहा अगर इको R1 यहां से भी काट देता, यानी एक एंजाइम के अगर दो स्थल होते, ये एंजाइम यहां से भी काट देता, यहां से भी काट देता, मैं जीन कहां पर जोड़ूंगा? एक ही जगह तो जोड़ूंगा, दो दो जगह थोड़ा ना जोड़ूंगा। दो दो जगह जोड़ूंगा तो जटिलता नहीं आ जाएगी? पता कैसे कर पाऊंगा कि जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? इसीलिए क्या हो सकता है, ये डीएनए विखंडित हो सकता है। और सिंपल तरीके से बताता हूं। सोचो भैया, तुम्हारे पास एक टायर है, तुम्हारे पास एक टायर है, तुमने इस टायर को काटना है, तुमने इस टायर को काटना है, तुमने इस टायर को काटना है, तुमने काट दिया, तुमने क्या कर दिया? काट दिया। ठीक है सर। अब काटने के बाद तुम यहां पर अपनी कोई दूसरी चीज यहां पर जोड़ोगे? मैंने कहा हां जी जोड़ेंगे। कितनी जगह से काटा तुमने? सोचो, तुमने केवल इस जगह से काटा, इस जगह से, ये एक ही जगह है जहां से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सोचो अगर मैं इसको दो जगह से काट दूं तो? दिमाग लगाओ, मैंने यहां से काटा, काट दिया। अब अगर मैं यहां से काट दूं, भैया ये खुल नहीं जाएगा, ये विखंडित नहीं हो गया, ये टायर खत्म नहीं हो जाएगा। तो इमेजिन करो, एक वाहक के अंदर कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज काम कर सकते हैं, लेकिन एक वाहक के अंदर एक ही प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होएगा। समझना, एक वाहक के अंदर कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हो सकते हैं, है ना, लेकिन वो एक ही होएगा। सेम टाइप के कई सारे नहीं होंगे। इको R1 दो जगह पर काम नहीं करेगा। हिंड थर्ड यहां कर रहा है तो यहां नहीं करेगा, PST1 यहां कर रहा है तो यहां नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये दो जगह से खुल जाएगा, और खुल गया तो वाहक तो खत्म हो जाएगा। सोचो यहां से भी तुमने काट दिया, सोचो यहां से इको R1 ने यहां पर काम कर दिया है, इको R1 यहां से भी काट दिया, यहां से, ये बीच वाला सेगमेंट तो खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बीच वाला सेगमेंट यहां से हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? हट जाएगा ना, बस। तो ये वो लाइन थी जो कई बच्चों को समझ में नहीं आती कि एक संवाहक डीएनए के पास बहुत सारे एंजाइम काम कर सकते हैं, बहुत सारे प्रतिबंधन स्थल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हो कि यहां पर आपको कई सारे प्रतिबंधन एंजाइम देख रहे हैं। SAL1 है, BAMH1 है, हिंड थर्ड है, CLA1 है, इको R1 है, PVU फर्स्ट है, PST फर्स्ट है, PVU सेकंड है, कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के स्थल है। लेकिन एक एंजाइम का, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक ही प्रतिबंधन स्थल होना चाहिए। एक एंजाइम का एक ही स्थल होना चाहिए। अगर एक और स्थल हुआ इसका तो ये टूट सकता है। डन? क्या ये लाइन समझ में आ गई है? कि आपको ये तीसरा बिंदु समझ में आ गया है? क्लोनिंग स्थल समझ में आ गया। क्लोनिंग स्थल क्या है? पहचान स्थल है जहां पर एक या दो एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पर मिलता है, जहां पर हम अपने विजातीय डीएनए को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्लोनिंग स्थल वो है जहां पर हम अपने विजातीय डीएनए को जोड़ेंगे, जहां पर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस काम करेगा। वो जीन आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो सकता है, उसके अलावा दूसरे जीन भी हो सकते हैं। अब ऑब्वियसली बात है उनके कार्य हमें पता होंगे, ओम बाबू, तभी तो हमने वो प्लाज्मिड बनाया ना, ऐसे भोंदूलाल थोड़ी ना कि हम ऐसे ही बना देंगे, है ना। देन उसके बाद में हमने एक सिंपल सी बात करी जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती कई बच्चों को कि सर क्या एक एंजाइम के दो स्थल हो सकते हैं? नहीं,
एक एंजाइम का इस वाहक के अंदर एक ही स्थल होगा। अगर दो स्थल हुए तो यहां से भी काट देगा, यहां से भी काट देगा, तो ये वाला सेगमेंट जो है ये टूट जाएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये संवाहक विखंडित हो जाएगा, ये संवाहक जो है खत्म हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है? ये क्लोनिंग स्थल समझ में आ गया बेटा? यहां से यहां तक की बात है। सर ये समझ में नहीं आ रहा, एक जगह पर 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। हाँ बेटा बिल्कुल है। देखो इसको कोई एग्जाम्पल से बताएं क्या? देखो भैया, ये मान लो एक मोहल्ला है। देख मेरे भाई, ये एक मोहल्ला है, ठीक है। इस मोहल्ले में ये एक घर है, ये एक घर है, ये एक घर है, ठीक है। ये एक मोहल्ला है, मोहल्ला समझ में आ रहा है, जिसमें ये 3 घर मैं दिखा रहा हूं तेरे को, ठीक है जी। इस घर में एक व्यक्ति है जिसकी 3 बीवियां हैं। फर्स्ट बीवी, सेकंड बीवी, थर्ड वाइफ है, ठीक है जी। ये दूसरा व्यक्ति है, इसकी 2 बीवी हैं, बीवी 1, वाइफ 1, वाइफ 2। और ये तीसरा व्यक्ति है, इसकी भी 3 बीवियां हैं, वाइफ 1, वाइफ 2, वाइफ 3, ठीक है जी। अब ये X व्यक्ति मान लेते हैं, ये Y व्यक्ति मान लेते हैं, और ये Z व्यक्ति, X, Y, Z। तो फर्स्ट वाइफ किसकी है? X की है। सेकंड वाइफ ये X की है, थर्ड वाइफ X की है। ये वाइफ किसकी है? Y की, ये Y की बीवी है, ये Z की बीवी है, ये Z की बीवी है, ये Z की बीवी है, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइएगा, क्या ये एक व्यक्ति अपनी 3 बीवियों के साथ रह सकता है? हाँ जी। क्या ये एक व्यक्ति अपनी 2 बीवियों के साथ रह रहा है आराम से? हाँ जी। ये भी रह रहा है? हाँ सर रह रहे हैं, ठीक है। अब इमेजिन कर, सोच, दिमाग लगा, क्या इसकी ये वाइफ यहां पर आकर रह सकती है? वाई की सेकंड बीवी गलती से अगर इस घर में आ गई, गलती से इस घर में आकर रहने लग जाए, तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी? दिक्कत खड़ी हो जाएगी? ये नहीं होएगी? हो जाएगी ना। बस वही चीज है, सिंपल सा कंसेप्ट था भाई। क्या कि अगर आप यहां पर इको R1 को यहां से भी अगर कटवा देंगे और यहां से भी कटवा देंगे, तो भाई दिक्कत खड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ सिंपल। अगर ये यहां आकर काम करने लग जाए तो ये तीनों को दिक्कत होएगी। हाँ जी। चलो इसका तो पता नहीं है एक्स व्यक्ति को दिक्कत होएगी कि नहीं होएगी, इन तीनों को होएगी कि ओहो एक और डन, भूकंप आ जाएगा ना, बस तुलना कर ले, बस इतनी सी बात है। चलो जी आगे बढ़े बेटा। यहां पर बहुत ही घटिया एग्जाम्पल दिया मैंने, मेरे को पता है, लेकिन एक चीज समझानी थी और आई होप आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, क्वेश्चन क्या आएगा उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा क्या ये, अच्छा यहां तक की बात समझ में आ गई। ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया बेटा? ये हम लोगों ने बात करी है क्या, संवाहक के अंदर लक्षण। देखें जल्दी से मुझे बताइए, एक संवाहक के अंदर क्या लक्षण होने चाहिए? सर संवाहक के अंदर पहला लक्षण होना चाहिए ORI। एक फ्रेश पेज लेते हैं, जल्दी से मुझे बताइए, एक संवाहक जो है उस संवाहक के अगर लक्षणों की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होना चाहिए? ORI। उसमें क्या होना चाहिए? वर्ण योग्य चिन्हक। वर्ण योग्य चिन्हक जो होता है
उस वर्ण योग्य चिन्ह को हम सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। और क्या होना चाहिए सर? क्लोनिंग स्थल। ये 3 लक्षण होने चाहिए किसके? संवाहक के। ओआरआई के कितने कार्य होंगे? 2 फंक्शन है ओआरआई के। रेप्लिकेशन स्टार्ट करना, रेप्लिकेशन प्रारंभ करना, और कॉपी संख्या को निर्धारित करना। कितनी कॉपी बनानी है ये निर्धारित करना। चयनात्मक मार्कर जो होगा ये क्या कार्य करेगा सर? ये रूपांतरित पुनर्योजी का चयन करने में हेल्प करेगा। वर्ड पर फोकस करना। रूपांतरित पुनर्योजी का मतलब क्या होएगा? ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट, TR, ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट का चयन करने में पता करेगा। क्लोनिंग स्थल वो जगह है जहां पर हम विजातीय डीएनए को जोड़ेंगे। ये पहचान स्थल है जहां पर हम विजातीय डीएनए को जोड़ेंगे। इस पर कौन कौन पता लगाएगा क्लोनिंग स्थल का? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। यानी ये स्थल किसका होगा? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के काम करने की जगह होगी, जहां पर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम करेगा। अब एक जीन पर कई प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे अलग होंगे। एक प्रतिबंधन एंजाइम का एक ही जगह होगी, कई सारी जगह नहीं होगी, क्योंकि अगर कई सारी जगह होंगी तो वो जगह जगह से काट देगा, और जगह जगह से काट देगा तो सीधी सी बात है वो प्लाज्मिड विखंडित हो जाएगा। डन। ये तो हो गई संवाहक के लक्षण। अब बात करते हैं संवाहक के एग्जाम्पल क्या है। संवाहक के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो संवाहक का एग्जाम्पल है प्लाज्मिड। संवाहक का एग्जाम्पल अभी आपके कोर्स के हिसाब से जो याद रखना है सिलेबस में, एक प्लाज्मिड याद रखना है और एक वायरस याद रखना है। 2 एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं। कौन कौन से? एक प्लाज्मिड और एक वायरस। प्लाज्मिड में कौन सा याद रखना है? प्लाज्मिड में याद रखना है PBr322, और वायरस में आपको याद आ रहा होगा लैम्डा फेज, अगर याद आ रहा है। जिसमें से क्वेश्चन आएगा किसमें से? PBr322 में से आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा वो भी बता देता हूं, मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं वो अभी बता देता हूं, ये आपने याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। संवाहक के लक्षण हम लोग कवर कर चुके हैं। हमें एग्जाम्पल देखने थे संवाहक के। ये हमने पहला लक्षण देख लिया था, दूसरा लक्षण देख लिया था, तीसरा क्लोनिंग स्थल ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं संवाहक के उदाहरण की। संवाहक का पहला उदाहरण कौन है भैया? प्लाज्मिड। हु इज प्लाज्मिड? ये आप सेल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया में मिलते हैं, ये हम जानते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। कैसा होता है? द्विरज्जुकी होता है। कैसा होता है? गोलाकार होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और इनकी क्षमता होती है खुद की क्या बनाने की? कॉपीज बनाने की। क्या बनाने की? कॉपीज बनाने की, यानी प्रतिलिपि करने की इनकी क्षमता होती है। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं? छोटे छोटे क्या होते हैं? वृत्ताकार डीएनए। वृत्ताकार मींस गोलाकार डीएनए, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए या मूल डीएनए के अलावा, मूल डीएनए यानी जीनोमिक डीएनए, अगर सेल चैप्टर अगर तुमको याद आ रहा हो तो जीनोमिक डीएनए जो होता था, यानी मुख्य आनुवांशिक पदार्थ जो होता है बैक्टीरिया, उसके अलावा पाया जाने वाला जो अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ जो होता है, छोटे छोटे वृत्ताकार डीएनए जो होते हैं, उनको हमने क्या बोला था? प्लाज्मिड बोला था। ये एक प्लाज्मिड से ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन स्थानांतरित कर सकते हैं। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या प्लाज्मिड जा सकते हैं? अगर तुमने थोड़ी बहुत चीज अगर तुमको याद आ रही हो। क्या? एक वर्ड मैंने तुमको बताया था, कॉन्जुगेशन। एक वर्ड तुमने पढ़ा था सेल चैप्टर में, अगर तुमको याद आ रहा हो, तुमने पढ़ी थी पिल्ली, जिसको तुमने रोम, जिसको तुमने पिलाई बोला था। अगर तुमको याद आ रहा हो, एक बैक्टीरिया था जिसमें रोम मिलते थे, और ये रोम इन 2 बैक्टीरिया को जोड़ देते हैं, और अगर ये जुड़ गए
तो ऐसे रोम को हमने लिंगी रोम बोला था। और अगर लिंगी रोम दोनों को जोड़ देता है तो यहां का प्लाज्मिड यहां से यहां जा सकता है। ये चीज मैंने तुमको बताई थी, अगर तुमको याद आ रही है। अगर नहीं याद आ रही है तो भैया पढ़ लेना सेल चैप्टर, उसमें बताया था। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है कि ये प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा सकते हैं। यस, बिल्कुल जा सकते हैं। प्लाज्मिड किसी दूसरे जीव के डीएनए से जुड़ सकता है। हां, अब जरा सोचिए, ये प्लाज्मिड किसी दूसरे जीव की कोशिका के अंदर डाला और ये प्लाज्मिड किसी दूसरे जीव की कोशिका के अंदर जाकर उसके मुख्य अनुवांशिक पदार्थ से जुड़ सकता है, अपने जीन को लेकर दूसरे जीव के अंदर जा सकता है। यही तो इसकी खूबी है। इसी वजह से तो हम इसको किस तरीके से यूज में ले रहे हैं, एक वाहक की तरह यूज में ले रहे हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल यहां पर कई सारे दे रखे हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया जो हमारे कोर्स में दे रखा है वो दे रखा है PBr 322, PUC 18। क्या आपको याद है? कल मैंने आपको बताया था PUC 18 प्लाज्मिड एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। यहां पर ये हमने बनाया था जिसके अंदर हमने लैक-जेड जीन डाला था। वो लैक-जेड जीन किसकी तरह कार्य कर रहा था? सेलेक्टेबल मार्कर की तरह कार्य कर रहा था। याद आ रहा है आपको? TI प्लाज्मिड आज पढ़ेंगे। सर क्या ये हमारे कोर्स में? हाँ, ये हमारे कोर्स में है। RI प्लाज्मिड ये भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये हमारे NCERT में लिखे हुए हैं। ये 3 ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं जिससे क्वेश्चन बनेगा नीट में, वो है PBr 322। क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्त? यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, ये जो PBr 322 जो है, क्या ये नेचुरल प्लाज्मिड है कि आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है? जरा जल्दी से सोचिए, क्या ये नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है? अरे भैया, इन वैज्ञानिकों ने बनवाया है, तो क्या ये नेचुरल होएगा कि आर्टिफिशियल होएगा? ऑब्वियस ही बात है, ये कैसा होएगा? कृत्रिम होएगा, आर्टिफिशियल है, नेचुरल तो नहीं है। नेक्स्ट, अब ये जो PBr 322 है, इसमें कितने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है? जल्दी से सोच, इसमें कितने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है? सर 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। कौन कौन से थे? सर एक था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और एक था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। 2 थे। कौन कौन से? पोजीशन याद रखनी है, ऐसा मत कर देना इधर एम्पिसिलिन कर दो इधर टेट्रा, नहीं, डायग्राम एग्जैक्टली यूं का यूं याद रखना है। इधर एम्पिसिलिन और इधर एम्पिसिलिन और इधर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये दोनों जीन याद रखने, पोजीशन याद रखनी है। लेफ्ट साइड में एम्पिसिलिन, राइट साइड में टेट्रासाइक्लिन। और इसके साथ में इसके ऊपर काम करने वाले 2 एंटीबायोटिक, इसके ऊपर काम करने वाले 2 कौन से आपके प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस याद रखने। एक का नाम B से स्टार्ट हो रहा है और एक का नाम S से स्टार्ट हो रहा है। यहां पर 2 याद रखने, एक का नाम P से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे का नाम P से स्टार्ट हो रहा है। ट्रिक अगर आपको याद हो पिछले साल बताई थी, नहीं तो अलग अलग तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। मैंने आपको बताया बेटा सुन, याद आ रही है? बी से बेटा, BT मीन्स बेटा सुनो, बेटा सुनो। पाप, PAP पाप, बेटा सुनो, बेटा सुनो। पाप, PAP पाप, बेटा सुनो पाप। फिर सीधा यहां पर आना है आपने, यहां पर एक जीन मिल रहा है, उस जीन पर ऑर्डर इसी में याद रखना है। बेटा सुनो पाप, एक बेटा सुनो पाप, एक छलावा है या एक कला है। बेटा सुनो पाप, एक कला है, यानी आपको क्लॉकवाइज घूमना है यहां से। बेटा सुनो पाप, एक छलावा है, पाप एक कला है। ठीक है, किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। अब ये शॉर्टली याद रखना है, ये बिंदु BTSPAPECH, फुल फॉर्म भी तो याद रखनी है। अब ये कौन है? बाम H1 SAL फर्स्ट,
ये दो याद रखना, इनमें कंफ्यूजन होता है कि पीवीयू फर्स्ट है कि पीवीयू सेकंड है, पीएसटी फर्स्ट है कि पीएसटी सेकंड है। तो याद रखना, नीचे जो है पीएस है, ऊपर जो है पीवी है। नीचे पीएस ऊपर पीवी, नीचे पीएस ऊपर पीवी। फिर इको R1 CLA फर्स्ट और हिंड थर्ड, ये याद रखना पड़ेगा। ये कह रहा है सर ये कौन सा क्लास है? देन क्या ये इसी तरीके से इको R1 है बेटा, T1 नहीं है, इको R1 है, ठीक है। इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बिल्कुल पोजीशंस याद रखनी पड़ेगी बेटा। सुनो, बाम H1 T टेट्रासाइक्लिन, हालांकि अंदर लिखा हुआ है, याद करने के पर्पज से हम याद रखेंगे, इसी तरीके से याद रख लेना, जल्दी याद हो जाएगा बेटा। सुनो, पाप पीएसटी फर्स्ट, पीवीयू फर्स्ट, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, इको R1 CLA फर्स्ट, हिंड थर्ड। डन। अब यहां पर ये जगह जो है ये ORI है और यहां पर एक जीन मिल रहा है जिसका नाम है ROP। अब ROP क्या था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तेरे को बताया था ROP क्या होता है। मैंने बोला था ROP का मतलब है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। फुल फॉर्म क्या थी ROP की? एक बच्चा बार बार कंटिन्यूअसली कमेंट किए जा रहा है ROP क्या है, ROP क्या है, ROP क्या है? क्या है फुल फॉर्म ROP की? रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ये क्या होता है? ये एक ऐसा जीन है जो आगे चलकर क्या आएगा, अभिव्यक्त होगा। जीन आगे चलकर अभिव्यक्त होता है। जीन आगे चलकर क्या होता है सर? अभिव्यक्त होता है। और वो जीन आगे चलकर अगर अभिव्यक्त होता है तो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। इस ROP जीन ने एक प्रोटीन बनाया है और वो प्रोटीन क्या कर रहा है? रेप्लिकेशन में मदद कर रहा है। किसके? इस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में क्या करेगा? मदद करेगा। यहां से एक प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन इसके रेप्लिकेशन में क्या करेगा? मदद करेगा। तो ROP कौन है? जीन, जो आगे चलकर क्या बनाएगा? प्रोटीन। एक ऐसा प्रोटीन जो इसके रेप्लिकेशन में क्या करेगा? हेल्प करेगा। खत्म, खल्लास। इतनी सी बात थी, ये याद रखना है। डन। अच्छा, इसको काटने वाला एंजाइम कौन सा याद रखना है? जिसने पाप किया, जिसने पहला पाप किया नहीं, जिसने दूसरा पाप किया। दूसरे नंबर पर पाप किसने किया? पीवीयू फर्स्ट ने किया था, तो पीवीयू सेकंड। पहले यहां पाप किया, फिर दूसरा पाप यहां पर किया। क्वेश्चन क्या आएगा? इसी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएगा, याद रखना। आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, क्या पूछा जाएगा? PBR 322 में, PBR 322 में कितने प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जीन होते हैं? आप बोल सॉरी, PBR 322 में कितने, हाँ, PBR 322 में कितने प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस के स्थल होते हैं? जरा कैलकुलेट करिए फटाफट, जल्दी से कैलकुलेट करिए, कितने प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस के स्थल है? सोचो सोचो, कितने प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस के स्थल है? हाँ, 2024 में क्वेश्चन आया था। सोचो, 2024 में क्वेश्चन आया यहां से। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताओ, यहां पर कितने प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस के स्थल आपको दिखाई दे रहे हैं? कह रहे 4 दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस के स्थल पूछे। ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैं, 8 जगहों पर काम कर रहे हैं। 8 जगह, 8 स्थल है। कितने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है PBR 322 में? सर 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एक टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ, एक एम्पिसिलिन के खिलाफ। बेटा सुन, इधर पाप, तो इधर टेट्रासाइक्लिन, इधर एम्पिसिलिन, याद रखना है। नेक्स्ट, ROP को काटने वाला कौन सा प्रतिबंधन? ये प्रतिबंधन याद रखना है। टेट्रासाइक्लिन को काटने वाले 2, बाम H1 और SAL फर्स्ट। एम्पिसिलिन को काटने वाले 2 पाप हैं, PP, PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट। PS पहले नीचे आएगा, PVU ऊपर आएगा, ठीक है जी। और यहां पर इससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा? आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और उस डायग्राम में आपको यहां पर ऐसे लिख दिया जाएगा, ये A, ये B, ये C। बताओ A क्या है, B क्या है, C क्या है, इस तरीके से। तो याद रखना है आपको, सारी की सारी लोकेशन याद रखनी है।
कि किस लोकेशन पर कौन सा एंजाइम काम कर रहा है। डन, क्लियर है यहां तक? चलें आगे। ये याद रखना है मेरे भाई, भूलना नहीं है। याद रख लोगे पक्का? यहां तक की बात भूलेंगे तो नहीं? चलें आगे, हो जाएगा याद मोहम्मद अजहर? यहां तक की बात, चलें आगे। चलिए, मैंने आपको क्या बताया, हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पर? वाहक के एग्जाम्पल देख रहे थे। संवाहक के, संवाहक के कितने एग्जाम्पल है सर? 2 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल क्या है सर? प्लाज्मिड है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? वायरस है। क्या वायरस ज्यादातर जो हम यूज में लेंगे वायरस, वो कौन सा होगा? बैक्टीरियोफेज होगा। क्यों सर बैक्टीरियोफेज क्यों लेंगे? क्योंकि एक ऐसा वायरस जो एक बैक्टीरिया को संक्रामित करके दूसरी बैक्टीरिया को संक्रामित करता है। सोचो, एक ऐसा वायरस जो एक बैक्टीरिया को संक्रामित किया, उस बैक्टीरिया में अपनी कॉपीज बनाई, कॉपीज बना के फिर दूसरे बैक्टीरिया में गया। है ना? तो अब आप मुझे बताइएगा, बेटा इनके नाम याद नहीं करने, PST1, PVU1, सिर्फ इको R1 का याद रखना, एशेरिकिया कोलाई से मिलता है। हिंड थर्ड का याद कर सको तो याद रख लेना, बाकी ये भी याद रखना नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया। मैंने आपको बताया था हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से मिलता है। क्या मैंने आपको बताया? बेसिलो अमाइलिक्यूफेशियन से मिलता है। तुम नाम रटते रटते बुद्धू बन जाओगे इनके नाम। बेसिलस अमाइलोलिक्यूफेशियन, पूरा नाम मेरे को भी याद करने में बहुत टाइम लगा था। किससे मिलता है? बेसिलस अमाइलोलिक्यूफेशियन, ये पूरा नाम है किसका? उस बैक्टीरिया का जिससे ये मिलता है। तो समझना इस चीज को प्रीति सुमन, कि आप इनकी फुल फॉर्म याद करने बैठोगे तो सोच लो क्या हाल हो जाएगा। तो थोड़ा स्मार्टनेस दिखानी है हर चीज में। ये नहीं साल इसकी फुल फॉर्म बता दो ना, क्या करोगे प्रीति सुमन इसकी फुल फॉर्म सुनकर? कौन होंगे ये? किससे मिलेंगे जरा मुझे बताओ। ये किससे मिलेंगे? बैक्टीरिया से मिलेंगे ना। कौन से बैक्टीरिया से मिलने वाले हैं? सिर्फ एक का याद रखना, इको R1। किससे मिलता है? इको इशरिकिया कोलाई। बस खत्म, बाकी आपने याद नहीं रखने हैं। चले आगे। हाँ जी, वायरस कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो सर? बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का ऐसा वायरस है जो जीवाणु को क्या करते हैं? संक्रामित करते हैं या उनको क्या कर देते हैं? मार देते हैं। अब ये बैक्टीरियोफेज जो है ये डीएनए को क्या करेंगे? अब जरा सोचिए, हमने बैक्टीरियोफेज लिया, उस बैक्टीरियोफेज में हमने अपना जीन डाल दिया। सोचो, इमेजिन करो, वायरस क्या थे? ये बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं? ये अपना आनुवांशिक पदार्थ बैक्टीरिया में डालेंगे और वो आनुवांशिक पदार्थ बैक्टीरिया के अंदर जाकर उसकी मशीनरी को कंट्रोल करता है। तो मैंने एक बैक्टीरियोफेज लिया, उस बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ अपना डीएनए लगाया और उससे बोला जा संक्रामित कर बैक्टीरिया को। अब वो बैक्टीरियोफेज जाएगा, मेरा डीएनए लेकर जाएगा, वो वाहक है, वो बैक्टीरिया को संक्रामित करेगा। वो बैक्टीरिया को जब संक्रामित करेगा तो अपना डीएनए जिसके साथ मेरा डीएनए जुड़ा हुआ था वो जाएगा बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में ही तो भेजना था हमें अपने डीएनए को। क्या करना था हमें? क्या करना था हमें? हमें अपने जीन को पोषक कोशिका में डालना है, पोषक कोशिका में जाए, अपनी संख्या बढ़ाए, पोषक कोशिका को हम एक संवर्धन माध्यम में रखेंगे, हमारे जीन की संख्या बढ़ेगी, हमारा जीन क्या करेगा? अभिव्यक्त होएगा, उत्पाद बनाएगा। यही तो चाहिए था। तो ये हमने करा दिया किसकी सहायता से सर? वायरस की सहायता से। कौन सा वायरस? आपको याद आ रहा होगा, लैम्बडा बैक्टीरियोफेज, जो पॉल बर्ग ने यूज में लिया था। उसके अलावा M13 बैक्टीरियोफेज भी होता है, Q2 बैक्टीरियोफेज भी होता है, T2, T4, 5x174, ऐसे कई सारे बैक्टीरियोफेज है, जिसमें से बेसिकली जो हम वाहक की तरह यूज में लेते हैं वो ज्यादातर कौन सा होता है? लैम्बडा या M13 बैक्टीरियोफेज यूज में लिया जाता है। जिसमें से M13 अगर भूल भी जाओ, ये आप कतई नहीं भूलोगे, क्योंकि आपने ये पढ़ा है, पॉल बर्ग जो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उन्होंने लैम्बडा बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया था। जरा जल्दी से मुझे बताइएगा। हाँ जी, संजू बेबी नहीं देते हैं आपको, हम नहीं देते जवाब। जल्दी से मुझे बताइएगा, लैम्बडा बैक्टीरियोफेज जो है पॉल बर्ग ने
किसको किस में ट्रांसफर करने के लिए यूज में लिया था? नहीं देते संजू बेबी, हम तुमको आंसर नहीं देंगे। नहीं है हमारा मन नहीं है तुमको आंसर देने का। बस खुश राजी? पढ़ाते हुए तुम्हारे बीच में अगर डाउट्स आ रहे हैं तो मैं पढ़ाऊंगा या तेरे को जवाब दूंगा? हैं? सिमियन वायरस से, बहुत बढ़िया, सिमियन वायरस से ई कोलाई में ट्रांसफर किया था। सिमियन वायरस से एक वायरस था सिमियन वायरस 40, उसका डीएनए लेकर लैम्बडा फेज की मदद से ई कोलाई में डाला था। बहुत बढ़िया। और वो याद है आपको स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर का? वो भी याद है सभी को? स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बोयर का किस पर काम किया था? पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था साल्मोनेला टाइफी के प्लाज्मिड के साथ में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जोड़ा था। चलो जी, बहुत बढ़िया है। तो ये हमारे संवाहक के क्या होते हैं भैया? उदाहरण होते हैं, ये याद रखने हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, ये क्या पढ़ रहे थे? कोई बच्चा मुझे बता सकता है हम पढ़ क्या रहे हैं? कोई बच्चा मुझे बता सकता है हम पढ़ क्या रहे हैं? सोचो अभी तक हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? टूल्स पढ़ रहे हैं। वेल डन, बहुत ही बढ़िया। क्या पढ़ रहे हैं? टूल्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? साधन। क्या पढ़ रहे थे? साधन पढ़ रहे थे, जिसमें से अब तक केवल हमने 2 साधन पढ़े हैं। एंजाइम पढ़ा है, वेक्टर यानी संवाहक पढ़ा है। एंजाइम हमने 4 श्रेणी के पढ़े थे, लयनकारी। इसी तरीके से अपने दिमाग में एक क्या बोलते हैं उसको, चार्ट बनाया करो या सोचा करो कि किस तरीके से एक पूरे टॉपिक को हमने कवर किया है। हमने साधन पढ़े किसके? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के साधन, जिसमें पढ़ा एंजाइम। कौन सा पढ़ा सर? सबसे पहले लयनकारी। लयनकारी के अंतर्गत बैक्टीरिया को तोड़ने वाले कौन से थे, कवक को तोड़ने वाले कौन से थे, पादप को तोड़ने वाले कौन से थे, वो याद रखने। इस तरीके से आपको एक फ्लो चार्ट बनाकर याद रखना, माइंड मैप। फिर उसके बाद आपने पढ़ा विदलन। विदलन के अंदर एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में याद करो। किसने खोजा था, क्या खोजा था, कौन सा खोजा था, किसको काटता है, कौन सा अनुक्रम था, ई को R1 में नामकरण कैसे होता है, वो सारी चीजें है ना। फिर उसके बाद हमने जो पढ़ा था संश्लेषी। संश्लेषी के अंतर्गत कौन कौन से थे सर? संश्लेषी के अंतर्गत हमारे 2 थे, डीएनए पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और फिर ये आखिरी था योजी। योजी के अंतर्गत कौन आ रहा था? डीएनए लाइगेज। ये हमने एंजाइम पढ़ा। फिर हमने पढ़ा साहब वाहक। वाहक के अंतर्गत हमने वाहक की 2 चीजें पढ़ी। एक वाहक के क्या पढ़े सर? लक्षण पढ़े। और एक वाहक के क्या पढ़े? एग्जाम्पल पढ़े। लक्षणों के अंतर्गत 3 लक्षण होते हैं। कौन कौन से 3 लक्षण होते हैं सर? एक होता है ORI का होना। ORI के 2 फंक्शन थे, रेप्लिकेशन स्टार्ट करना और कॉपी कितनी बनानी है ये रेगुलेट करना। रेप्लिकेशन स्टार्ट करना, कॉपी कितनी बनानी है ये रेगुलेट करना। और फिर सेलेक्टेबल मार्कर, वर्ण योग्य चिन्हक। सेलेक्टेबल मार्कर का काम क्या होता है? ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट सेल के बारे में पता लगाना। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? क्लोनिंग स्थल क्या होता है? वो जगह जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करेगा। वो क्या कहला रहा है? क्लोनिंग स्थल कहला रहा है। ये लक्षण पढ़े। फिर क्या पढ़ा हमने? एग्जाम्पल के अंतर्गत कौन आते हैं सर? प्लाज्मिड में क्या याद रखना है सर? PBR322 जो है उसका डायग्राम पूरा का पूरा याद रखना है। कितने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हैं, कितने आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के स्थल हैं, कहां पर कौन सा काम कर रहा है। और क्या था सर? वायरस यानी बैक्टीरियोफेज में मेन याद रखना है आपने लैम्बडा फेज। ये लो जी, अभी तक का जो पूरा साधन थे उसमें हमने ये सारी की सारी चीजें रिपीट कर ली हैं। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में वो सारी की सारी चीजें एक मैप के थ्रू वो याद होंगी। सर वाहक तो प्लाज्मिड डीएनए होता है ना। वेल डन मोहम्मद नसरुद्दीन, बहुत बढ़िया बेटा।
तुम बेटा पहले बैकलॉग कवर करो, उसके बाद क्लास में आना, ठीक है बेटा। हाँ जी, तो ये हमने 2 साधन कर लिए थे। अब इन 2 साधनों के बाद में 2 साधन और बचे हैं, वो 2 साधन अगले 2 मिनट में हम कवर कर देंगे। 2 साधन बच गए। अब 2 साधन क्या है भाई? आप एंजाइम की मदद से किसको वाहक के साथ जोड़ेंगे? एंजाइम की मदद से आप किसको वाहक के साथ में जोड़ेंगे? सर विजातीय डीएनए को। किसको जोड़ेंगे? विजातीय या वांछित यात्री, यही नाम था ना, यही नाम थे ना, विजातीय, वांछित, यात्री या बाहरी, यही थे ना, यही नाम थे ना। तो कौन होता है पैसेंजर डीएनए? कौन होता है यात्री डीएनए? कौन होता है बाहरी डीएनए? कौन होता है वांछित डीएनए? कौन होता है विजातीय डीएनए? कौन होता है वो? भैया जिसकी हमें क्लोनिंग करानी है, जिसकी हमें कॉपीज बनानी है, जिसको हम वाहक के साथ जोड़ेंगे, खत्म। बस इतना पढ़ना है इसमें, और कुछ नहीं याद रखना, कोई अलग से थोड़ा ना चीज याद रखनी। क्या होता है? जिसकी कॉपी बनानी है, जिसको हम वाहक के साथ जोड़ेंगे, वो होता है, खत्म। नेक्स्ट तीसरा क्या होता है? परपोषी। चौथा साधन कौन है? अब आपने इसको इसके साथ जोड़ दिया एंजाइमों की सहायता से। क्या बना दिया सर? आपने इसको इसके साथ जोड़कर एंजाइमों की सहायता से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। अब आप क्या करेंगे? उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस में छोड़ेंगे, किस में डालेंगे? परपोषी कोशिका। कौन होगी परपोषी कोशिका? क्या हो सकती है? जरा दिमाग लगाना। क्या वो परपोषी कोशिका एक बैक्टीरिया हो सकता है? क्या वो परपोषी कोशिका एक कवक हो सकती है? यीस्ट हो सकता है? सोचो, दिमाग लगाओ। आपको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन याद आ रही है? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आपने किससे बनाई थी? पुनर्योगज डीएनए तकनीक से। किससे बनाई थी? यीस्ट से बनाई थी। यानी यीस्ट एक कवक है। क्या कवक के अंदर तुम डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल डालेंगे। ई कोलाई के अंदर से हमने क्या बनाया था? मानव कृत्रिम इंसुलिन बनाया था, जो अगले चैप्टर में पढ़ोगे। तो क्या बैक्टीरिया के अंदर डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते हैं। वाईएसी कहां से आ गया भोंदू? यहां पर बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, कवक के अंदर डाल दिया। वाईएसी बेटा वाहक है, वाईएसी। परपोषी कोशिका की बात कर रहा हूं। बैक्टीरिया के अंदर डाल सकते हैं, फंजाई कवक के अंदर डाल सकते हैं, प्लांट के अंदर डाल सकते हैं। अगले चैप्टर में पढ़ोगे फ्लेवर सेवर टमाटर। हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या बनाए हैं? जीव बनाए हैं। हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स बनाए हैं। यानी आनुवांशिक रूपांतरित फसलें बनाई है, आनुवांशिक रूपांतरित प्राणी बनाए, आनुवांशिक रूपांतरित कवक बनाई, आनुवांशिक रूपांतरित जीवाणु बनाए। तो हम जीवाणु के अंदर भी डाल सकते हैं, कवक के अंदर भी डाल सकते हैं, प्लांट के अंदर भी डाल सकते हैं, प्राणी के अंदर भी डाल सकते हैं, एनिमल्स के अंदर भी डाल सकते हैं। इनके अंदर हम किसको डालेंगे? इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर परपोषी कोशिका इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, जिस पर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, जिस पर आपको डालना है, जिसमें आपको कॉपीज बनानी है, जिसमें आपको अभिव्यक्त करना है, उसमें डाल सकते हैं। खत्म। मैंने क्या बोला था? 2 मिनट में ये चीज खत्म करेंगे, और 2 मिनट में कर दी। अब जरा पढ़ लीजिए इन साधनों में। ये 2 साधन मेन थे। मेन तो यही साधन थे जो सारा का सारा टाइम खाते हैं साधनों में। ये 2 चीजें, ये तो कुछ भी नहीं है। ये लोग पढ़ो। ये रहा पैसेंजर डीएनए, यात्री डीएनए, फॉरेन डीएनए, विजातीय डीएनए, बाहरी डीएनए। लो क्या है? वह डीएनए जिसको वाहक डीएनए के साथ जोड़कर एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित किया जाता है, उसको हम पैसेंजर डीएनए बोलते हैं। सोचो, मेरे जीन को निकाल कर मैंने वाहक में डालकर ई कोलाई में डाला, तो वो डीएनए जो एक जीव से निकलकर दूसरे जीव में डाला जा रहा है, क्या करने के लिए? कॉपीज बनाने के लिए। खत्म। इतनी सी बात थी। क्या तकलीफ हुई इसको समझने में? कुछ नहीं। अब जिनको हो रही है तकलीफ, इट मीन्स उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है पढ़ाई की ओर। सर प्लाज्मिड तो वाहक था ना? ऑब्वियस सी बात है, प्लाज्मिड वाहक था। बैक्टीरियोफेज वाहक है। तुम पढ़ते लिखते नहीं हो क्या? बिल्कुल भी। क्लास में आकर फिर कहते सर आप हमारी बात को सुनते क्यों नहीं हो? फिर कंटिन्यूअसली एक ही रट लगा दे, तो सुनते क्यों नहीं, सुनते क्यों नहीं, सुनते क्यों नहीं हो? इसलिए नहीं सुनते क्योंकि आप खुद ही नहीं सुनते हो मेरी बात को। सुनोगे, समझोगे तो पूछोगे ही नहीं ये सारी चीजें। हाँ जी, नेक्स्ट परपोषी कोशिका कौन होती है?
सर वो जिसके अंदर हम क्लोनिंग के लिए भेजेंगे किसको, अपने जीन को। वो क्या हो सकती है सर, पादप हो सकता है, जंतु हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, कवक हो सकती है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, परपोषी कोशिका। ये लो, खत्म। ये हमारे क्या खत्म हो गए, साधन खत्म हो गए हैं। क्या खत्म हो गए हैं, साधन खत्म हो गए। अब आप मुझे बताइए, इस चैप्टर को अगर एनसीईआरटी की दृष्टि से अगर मैं देखूं, एनसीईआरटी की दृष्टि से इस चैप्टर के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सिद्धांत पढ़े थे, फिर उसके बाद हमने पढ़ लिए साधन। अब क्या बच गई है, प्रक्रिया। सर जैसे मादा एनाफिलीज वाहक थी मलेरिया के, हाँ जी बेटा, जैसे मादा एनाफिलीज वाहक थी ऐसे ही यहां पर भी हम वाहक यूज में ले रहे हैं, जो डीएनए को लेकर जाएंगे एक कोशिका के अंदर। तो पढ़े अब आखिरी चरण इस चैप्टर का, और वो है प्रक्रिया। किसकी, पुनर्योगज डीएनए तकनीक की क्या पढ़ने वाले हैं, प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक चीज आप में से कितने बच्चों को लगता है, जरा मुझे एक चीज बताइएगा, सच्ची सच्ची बताना, आप में से कितने बच्चों को लगता है कि सर आपने इस चैप्टर की एनसीईआरटी रीड नहीं कराई है। सर पैसेंजर डीएनए क्या हो सकता है, मतलब जागृति, पैसेंजर डीएनए रैंडम कुछ भी हो सकता है, जिसको हम रैंडम डीएनए भी बोल सकते हैं, यादृच्छिक यानी कुछ भी ले सकते हैं हम एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए। या पैसेंजर डीएनए क्या हो सकता है, वो जिसकी मात्रा कम हो गई है शरीर में और हमें उसकी कॉपीज बनानी है। तो पैसेंजर डीएनए वो होता है जिसकी हमें क्या बनानी होती है, कॉपीज बनानी होती है, वो पैसेंजर डीएनए होता है। क्या चाहिए अनीस खान तुमको, क्या चाहिए अनीस खान? हाँ जी, कितने बच्चों को लगता है कि मैंने आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं कराई इस चैप्टर की? जितने बच्चों को अगर ऐसा लग रहा है, लिटरली तुम क्लास को सीरियसली फॉलो नहीं कर रहे हो। क्यों सर? क्योंकि ये जो लाइनें लिखी हुई है ना यहां पर, ये जितनी भी ये लाइन लिखी हुई है, जिसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं तुम्हारे सामने, ये सारी की सारी चीजें एक एक करके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये लाइनें किसकी हैं तुमको पता है? तुमको पता है? इसीलिए मेरे को पता है। आप कहते गुस्सा क्या होता है, गुस्सा क्यों ना है, किस लिए ना है? आप में से कई ऐसे भोंदू हैं जो क्लास में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कब कराओगे? नीट की प्रिपरेशन में सिर्फ एक शब्द सीखा पूरे साल भर, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कब कराओगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कब होगी? उनको बस ये लगता है क्या कि भैया ये ना, ये जो एनसीईआरटी है ये वाली कहां है, मैं लेकर आया हूं क्या? उनको बस ये लगता है क्या कि ये वाली जो एनसीईआरटी है ना, ये वाली, ये वाली जो है, ये वाली, इससे कराओगे तो मजा आएगा। यहां से ऐसे कराओ ना, ऐसे लाइन बाय लाइन ऐसे कराओ सर। तुमको ये नहीं पता कि यही लाइनें आपकी स्लाइड में लिखी हुई हैं? और पता है किसको नहीं पता ये चीज? पता है किसको नहीं पता? उनको नहीं पता जो यहां पर स्लाइड को फॉलो नहीं करते हैं। अगर तुम इन स्लाइड्स को फॉलो करो, इन स्लाइड्स को पढ़ो और फिर एनसीईआरटी पढ़ो, तो तुम्हें पता लग जाएगा ये एनसीईआरटी ही है, ये एनसीईआरटी की लाइनें ही हैं। तो प्लीज ऐसे लल्लू लाल, ऐसे जितने भी लल्लू लाल हैं, आपसे अनुरोध है या तो सीरियसली होकर पढ़ लीजिए, नहीं तो क्लास में मत आया करिए भाई साहब, सीधी सी बात है। ठीक सर, प्लीज सेकंड पेज पढ़ा दीजिए। मोहम्मद अजीम,
जब मैं छोटा था ना, तो मेरे घर पर है ना वो कपड़े धोने का एक बैट होता था और मैं 2-3 बार अपनी मम्मी से कुटा था। 2-3 बार कुटा था मैं अपनी मम्मी से, नहीं 2-3 बार नहीं, ज्यादा बार ही कुटा था। बैट से भी कुटा था, और सीख वाली झाड़ू होती है ना, उससे भी कुटा था। मेरा छोटा भाई इतना नहीं कुटा था जितना मैं कुटा था, क्योंकि बड़े जो है बच्चे जो है ज्यादा कुटते हैं, छोटे बच्चों को प्यार ज्यादा करते हैं पेरेंट्स जो हैं। तो मैं बहुत कुटा था कसम से। पढ़ाई के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए नहीं कुटता था मैं, कुटता था दूसरी हरकतों के लिए, जैसे शैतानी कर दी है, जैसे स्कूल में कोई दूसरा बच्चा है उसको मार दिया, या इस तरीके की एक्टिविटीज के लिए, लड़ाई कर ली, इस तरीके की एक्टिविटीज के लिए। ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है मोहम्मद अजीम, अगर तुम मेरे सामने होते तो मैं घर से अपना वही सोठा लाता, तुम्हारी कुटाई करता मैं तुम्हारी। भोंदूलाल, शायद हमको दूसरा पेज समझा दो। कौन सा, ये वाला? दूसरा पेज ये वाला समझाना है तेरे को? एक बार मैं बहुत बुरा कुटा था, मेरे को याद आ रहा है, पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया। याद है क्रिकेट जो है वो लेदर की बॉल से खेला जाता है, लड़के जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। लेदर की बॉल जो होती है, जब वो बिल्कुल खत्म हो जाती है तो उस लेदर की बॉल को हम छील देते हैं, उसके धागे निकाल देते हैं, और अंदर से एक कॉर्क की बॉल सी निकलती है। याद है? एक काले से रंग की बहुत कठोर सी बॉल होती है, काले से रंग की। याद है? मुगरी कहते हैं सर उसको, है? तो मैं क्या किया, मैं घर से बाहर निकला, और जैसे ये घर होता है अपना इस तरीके से, जैसे ये घर है, इस घर में यहां पर गेट है, और ये जो जगह जो होती है, यहां पर गार्डन है हमारे घर पर छोटा सा, यहां बैठने के लिए जगह है, और यहां पर गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह, जैसे नॉर्मल घरों में होता है ऐसे। यहां पर मम्मी जो है कपड़े सुखा रही थी, मेरे को लगा दोपहर का टाइम था, मैंने कहा शायद मम्मी चली गई होगी, अंदर सो रही होगी, अंदर होंगी। अब मैं आया, फिर मेरे एक दोस्त ने आवाज लगाई, मेरे हाथ में वही वो कॉर्क वाली बॉल थी, मैंने बाहर से खड़े होकर अपने ही घर में फेंक दी। अब वो जब फेंकी तो मम्मी वहीं खड़ी थी, और मम्मी के सिर पर जाकर वो लगी। सोचो मैं कितना बुरा कुटा होऊंगा। तो मैं ऐसी चीजों के लिए कुटा हूं। एक बार गर्मियों का सीजन था, मैं आम खा रहा था, छोटा सा था, मतलब 6-7 क्लास या 8th क्लास में होऊंगा। आम खा लिया, आम का छिलका हाथ में था, ये गेट था, गेट पर खड़ा होकर पता नहीं क्या सोच रहा था। बाहर रोड है, रोड पे से कोई व्यक्ति जा रहा था मोटरसाइकिल से, मैंने यहीं घर से बाहर से अपने गेट से ही वो छिलका बाहर फेंक दिया रोड पे। पता नहीं क्या सोचा, फेंक दिया, और वो सीधा उसके मुंह पर जाकर छपा, और उसके मुंह पर जाकर छपा। उसने अपनी मोटरसाइकिल रोकी, गेट पर आया, गेट पर आकर डांटा, मतलब चिल्लाने लग गया। मम्मी ने, अब तुमको पता है क्या हालत हुई होगी। तो तुम समझ रहे हो ना, जिस तरीके से तुम कुटे हो उसी तरीके से मैं कुटा हूं, लेकिन पढ़ाई के मामले में इतना नहीं कुटा हूं। लेकिन तुम में से कुछ हैं जो लगता है कि पढ़ाई के मामले में कुटना चाहिए था तुमको। दूसरा पेज पढ़ा दो। इस दूसरे पेज को मैंने नहीं पढ़ाया तेरे को। किसी दिन और टाइम मिलेगा और बताऊंगा और किस चीज के लिए कुटा हूं। अभी यहां पर फोकस करते हैं बेटा, यहां पर आइए। चलो चल आइए। सर राजस्थानी भाषा में गाली पड़े ना, गाली वाली नहीं, गाली थोड़ी ना देते हैं पेरेंट्स, सिर्फ कूटते हैं बेटा। गाली कौन देता है? मेरी मम्मी खुद स्कूल की बहुत सीनियर लेक्चरर थी, रिटायर्ड हो चुकी हैं, हो गया कई टाइम हो गया, 10-12 साल हो गए। मेरे फादर जो है रिटायर्ड लेक्चरर हैं। तो गाली वाली नहीं बेटा, ऐसे गाली वाली नहीं देते हैं हमारे घर पर ऐसे पेरेंट्स। हाँ कूटते हैं, कूटता हर कोई है, डांटते हैं। पापा का याद है मेरे को, पापा डांटते थे।
और मैंने तुमको बताया था किस तरीके से डाटा था एक बार। चलो आगे बढ़ते बेटा, नहीं तो ऐसे ही फिर याद आती रहेंगी चीजें और टाइम वेस्ट हो जाएगा। आइएगा, चल पुनर्योजी डीएनए प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और यही बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, इस चीज को समझते हैं। देखो हमने बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल समझ लिया कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, सर जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं और जिस जगह पर करते हैं वहां पर स्टेराइल एनवायरनमेंट होता है, यानी एक ऐसी जगह जहां पर रोगाणु नहीं होंगे, रोगाणु रहित होएगा, जिसको हमने रासायनिक प्रौद्योगिकी बोला या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बोला। मेन क्या था, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या कर रहे थे, सर जेनेटिकल लेवल पर चेंज कर रहे थे, जीन्स को डाल रहे थे, जीन्स को ट्रांसफर कर रहे थे। अब जीन्स को ट्रांसफर करने के लिए या तो हम वाहक की मदद लेंगे या बिना वाहक के डाल सकते हैं। हमने पहले यहां पर वाहक की मदद से अगर डालना है तो हमें कुछ साधनों के बारे में पढ़ना पड़ा, जिसमें हमने साधन क्या पढ़े, एंजाइम्स पढ़े, जिसमें हमने वाहक की बात करी, बस 2 मेजर बात थी। बाकी तीसरी तो विजातीय डीएनए जिसको जोड़ेंगे और परपोषी कोशिका जिसमें डालेंगे। डन, ये हमने पढ़ लिए थे। अब हम देखते हैं अब प्रक्रिया क्या होगी। अब अगर मुझे मान लो कि आपकी एक बायोटेक की कंपनी है, मान लो आपकी एक कंपनी है जिसमें आपको एंटीबायोटिक बनानी है, या आपको कोई दवाई बनानी है, आपको कोई ड्रग बनानी है, आपको कोई मेडिसिन बनानी है, आपको कोई प्रोटीन का निर्माण करना है ना, आपको कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना, आपको एक ऑर्गेनिज्म बनाना है जिसके अंदर आपको जीन डालना, आपको कोई प्रोडक्ट बनाना, आपकी ऐसी कंपनी है। अब आप कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो करेंगे, वो है प्रक्रिया, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। सर आप तो बहुत बड़े कार्टून हो, ये एक्सपेक्ट नहीं था। जरा इसका नंबर निकालिएगा, 4690929880। देखो बेटा ये कार्टून अब तुम्हारा क्या हाल करेगा। हाँ जी, पुनर्योजी डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। बेटा मम्मी पापा ने कुछ तमीज सिखाई है घर पर? कुछ मम्मी पापा छोड़ो, स्कूल कभी गई हो, कुछ तमीज वमीज सिखाई है कभी, या वो भी मैं सिखाऊं? लगता है सीखी नहीं है। नहीं सीखी ना? चलो मैं आज सिखाऊंगा तुमको तमीज, ठीक है? आज तमीज सीखना बेटा, ठीक है? मेरे को लगता है मम्मी पापा ने तो सिखाई नहीं है। बताऊं तुम्हारा नाम सबको, दिखा दूं तुम्हारा नाम सबको कि पता तो लगे। दिखाऊं? मूर्ख कहीं की। घर पर भी ऐसे ही बात करते हो मम्मी पापा से, पापा आप बड़े कार्टून हो, हैं? ऐसी बात करती होगी। कभी पापा को बोलकर देखना बेटा, ठीक है? पता लगेगा। ये करेंगे नीट की तैयारी। तुम क्या बनोगे जिंदगी में, हैं? मैं एक टीचर होने के नाते तुमको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर बनोगे तुम, झोला छाप भी नहीं बन सकते हो, हकीकत ये है। चलिए जी, प्रक्रिया देखिएगा। यहां पर सबसे पहला स्टेप है, मान लेते एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर एग्जाम्पल जो है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी ह्यूमंस है, सभी ह्यूमंस के अंदर एक जीन खत्म हो चुका है, वो जीन जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बनाता था। क्या बोला मैंने कहा मान लेते हैं इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी ह्यूमंस हैं, सभी ह्यूमंस के अंदर एक जीन खत्म हो चुका है, वो जीन जो आगे चलकर एक एंजाइम बनाता था जिसका नाम था फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ओके, अब एक व्यक्ति बचा है, मात्र एक व्यक्ति बचा है जिसके अंदर वो जीन बचा है।
अब आप पहले तो ये सोचिए उन सभी मनुष्यों के अंदर कौन सा रोग होएगा? जल्दी से मुझे बताइए कौन सा रोग होएगा? प्रीति सुमन, डायबिटीज होएगा। आज के बाद इस तरीके से ऐसे नहीं लिखते हैं साइमा, मत लिखना, ठीक है? अब फोकस करो पढ़ाई पर। हाँ जी, तुमने बोल दिया, मैंने डांट दिया, बात खत्म। अब पूरा फोकस यहां पर पढ़ाई पर। और भाई साहब मैंने उसको डांटा है, तुम बीच में काहे वकील बन जाते हो बे? हाँ जी, इधर देखिएगा, कौन सा रोग होएगा? डायबिटीज होएगा कि फिनाइल कीटोनूरिया होएगा? फिनाइल कीटोनूरिया होएगा। कौन सा रोग होएगा? फिनाइल कीटोनूरिया होएगा। होएगा ना? फिनाइल कीटोनूरिया, जिसमें फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता है। तो मैंने क्या बोला कि इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य उन सभी के अंदर फिनाइल कीटोनूरिया हो गया। पता नहीं कैसे हो गया, जस्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसा हो गया। तो इस कंडीशन में उस व्यक्ति के अंदर, सभी व्यक्तियों के अंदर, सभी ह्यूमंस के अंदर वो जीन खत्म हो गया जो क्या बना रहा था? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बना रहा था, वो जीन खत्म हो गया। एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर बचा है जिसके अंदर वो जीन मिल रहा है। अब बताइए क्या करें हम? और वो एक व्यक्ति मैं हूं, मान लो, क्या होएगा अब इस कंडीशन में? सर सबसे पहले आपको पकड़ा जाएगा, पकड़ लिया। मेरी सेल को निकाला जाएगा, निकाल लिया। अब मेरी सेल से उस जीन को निकाला जाएगा। हां सर, निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या किया जाएगा? क्या इस कोशिका का लयन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? फटाफट सोचिएगा। क्या इस कोशिका का लाइसिस किया जाएगा? क्या इस कोशिका का लयन किया जाएगा? तो पहला स्टेप क्या होएगा जरा सोचिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर बनाना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? लाइसिस होगा ना सर? इसका अध्ययन करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप होएगा, इसका अध्ययन करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अध्ययन कर लिया। आप उस डीएनए को निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? निकालेंगे ना। यानी पहला स्टेप क्या होएगा? डीएनए का विलगन, डीएनए को निकालना। तो सबसे पहला स्टेप जो होएगा वो होएगा डीएनए का विलगन या डीएनए का पृथक्करण, यानी आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब आप मुझे बताइएगा, डीएनए का विलगन अगर आपको करना है, किसका विलगन करना है? डीएनए को आइसोलेट करना है, डीएनए को निकालना है कोशिका में से, मेरी कोशिका में से डीएनए को निकालना है। मान लो ये तो मैंने बोला प्राणी कोशिका, मान लो पादप कोशिका में से निकालना है, कौन से एंजाइम लगेंगे? प्राणी कोशिका में से निकालना है, कौन से एंजाइम लगेंगे? जीवाणु कोशिका से निकालना है, कौन से एंजाइम लगेंगे? कवक कोशिका से निकालना है, कौन से एंजाइम लगेंगे? क्या मुझे बताने की जरूरत है या आप जानते हैं? पादप कोशिका से निकालने के लिए सेल्यूलेज पैक्टिनेज, कवक कोशिका से निकालने के लिए काइटिनेज, जीवाणु कोशिका से निकालने के लिए लाइसोजाइम्स लगेंगे या नहीं लगेंगे? डन? जानते हैं ना? सभी जानते हैं, पक्का जानते हैं। जल्दी से यहां तक फटाफट जो ये लाइनें लिखी हुई हैं पढ़िए और मुझे बताइए आपको कौन सा बिंदु समझ में नहीं आया। फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि बेटा याद करो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर कुछ याद आ रही है तो ये पढ़ने के बाद जरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग याद करना। कोई वीडियो चलाकर मैंने आपको स्पूलिंग, कोई वीडियो चलाकर मैंने आपको चिल्ड एथेनॉल कुछ बताया था? ये वही चीजें लिखी हुई हैं जो हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ी है। अच्छा मुझे बताओ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए निकाला था कि नहीं निकाला था? जल्दी से सोचो, क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए निकाला था? निकाला था। तो यहां पर भी तो डीएनए ही तो निकाल रहे हैं बेटा, यहां पर भी डीएनए निकाल रहे हैं, यानी प्रोसीजर तो सेम होएगा। वहां पर हमने ह्यूमंस का डीएनए निकाला था, यहां पर हम पादप का भी निकाल सकते हैं, जीवाणु का भी निकाल सकते हैं, कवक का भी निकाल सकते हैं, प्राणी का भी निकाल सकते हैं। बस सर चौथा बिंदु समझ में नहीं। हाँ कौन था बे ये? मोहित रजाक। मोहित रजाक को अंतोत्गतव दूत शीतत एथेनॉल मिलाने से संशोधित डीएनए अवक्षेपित हो जाता है, ये समझ में नहीं आया। और कोई जिसको ये चौथा बिंदु समझ में नहीं आया? मोहित रजाक, जल्दी से मुझे बताओ, क्या आपको ये वर्ड याद है? चिल्ड एथेनॉल।
क्या आपको ये वर्ड याद है? प्रेसिपिटेट, अवक्षेपित, एक जगह एकत्रित हो जाना। नहीं याद? मोहित, ए मोहित, मोहित, याद आ गया? याद आ गया? एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, एक वीडियो चल रही थी जिसमें स्कूल के बच्चे डीएनए निकाल रहे थे। वहां पर उस एक्सपेरिमेंटेशन में कुछ बच्चे थे जो डीएनए को निकालते हुए चिल्ड एथेनॉल डाली थी। सर सिम्युलिंग क्या होता है? स्मूलिंग, स्मूलिंग नहीं है, स्पूलिंग है बेटा, सॉरी। ये कौन है? स्पूलिंग है। स्पूलिंग है ये, स्मूलिंग नहीं है, स्पूलिंग है। हाँ जी, याद आ रहा है? वहां पर चिल्ड एथेनॉल डाला था जिससे डीएनए एकत्रित हो गया था। फिर हमने एक छड़ डाली थी, ग्लास की रॉड डाल देते हैं या लोहे की रॉड डाल देते हैं और फिर इस तरीके से हिलाते हैं और फिर वो डीएनए बाहर निकल आता है। आ गया? प्रीति सुमन को सेकंड लाइन समझ में नहीं है। डीएनए झिल्लियों से घिरा होता है, इसलिए कोशिका को तोड़कर खोलना पड़ेगा ताकि डीएनए दूसरे अणु जैसे आरएनए, प्रोटीन, शर्करा, लिपिड के साथ रिलीज हो सके। बेटा मुझे एक बात बताना, प्रीति सुमन, एक कोशिका है, उस कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली से बना होता है, केंद्रक की झिल्ली होती है, इसी के अंदर आपका डीएनए भी है, अंदर आरएनए होता है। हाँ सर, अंदर न्यूक्लियोसोम किससे सॉरी अंदर न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रिका किससे बनी हुई थी? आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है, यानी अंदर प्रोटीन भी है, अंदर शर्करा भी होएगी। ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि अंदर केंद्रक द्रव्य, उस द्रव्य में, जीव द्रव्य में शर्करा भी होएगी, प्रोटीन भी होएगा, लिपिड भी होएगा, है ना? क्योंकि जीव द्रव्य का 70 to 90% पोर्शन तो वाटर होता है, उसके अलावा मुक्त आयन 1%, 10 to 15% प्रोटीन, 5 से 7% न्यूक्लिक अम्ल, उसके अलावा 3% लिपिड, 2% कार्बोहाइड्रेट। ये सारी चीजें तो यहां पर भी होंगी, किसमें? केंद्रक द्रव्य में होंगी। हमें चाहिए डीएनए। प्रीति सुमन, अब आप मुझे बताइए, बाकी झिल्लियों से, बाकी चीजों से अलग करके हमें अगर डीएनए निकालना है तो बाकी सारी चीजों को खत्म करेंगे या नहीं खत्म करेंगे? सर 7th वाला पॉइंट बता दो। घना चतुर ना हो रहा है ओपी मीणा? गणित चतुर नहीं हो रहे तुम, हैं? जान पूछ के। सर ये चौथी लाइन का पहला और दूसरे वर्ड का मतलब क्या है? अभी यार मेरी गलती है, मैं सारा एक साथ ही बता देता यार। सर ये पहला वर्ड और ये वर्ड का मीनिंग क्या है सर? ये हाँ 3% कार्बोहाइड्रेट था, 2% लिपिड था। सर ये क्या है सर? ये पूरे वर्ड का मीनिंग है चिल्ड। पूरा जो शब्द है उसका मतलब है चिल्ड, ठंडा। ठीक है? या अत्यधिक ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक जगह एकत्रीकरण हो जाना। चलो जी, जिस डीएनए का उपयोग पैसेंजर अथवा व्हीकल के रूप में करना होता है, सर्वप्रथम उसे किसी कोशिका को उपयुक्त एंजाइम द्वारा लयन करके निकाला जाता है। यानी जिस भी डीएनए को आपको कॉपी बनानी है, उस डीएनए को हम क्या बोल रहे हैं? पैसेंजर या व्हीकल या यात्री या विजातीय या वांछित या बाहरी डीएनए बोलते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले उसको निकालना पड़ेगा आपको। किससे? कोशिका से। निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोशिका का लयन करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। ठीक है जी। दूसरा बिंदु, डीएनए झिल्लियों से घिरा रहता है। अब डीएनए जो है वो झिल्लियों से घिरा रहेगा, इसलिए कोशिका को तोड़कर खोलना पड़ेगा। कोशिका को तोड़ना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, ताकि डीएनए जो है दूसरे अणुओं से रिलीज हो सके, ताकि डीएनए जो है दूसरे अणुओं से अलग किया जा सके, मोचित किया जा सके, रिलीज किया जा सके। तो हमें क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा कोशिका को। यह तभी संभव होगा जब जीवाणु की कोशिका की पादप या जंतु कोशिका को हम लाइसोजाइम से, जीवाणुओं में लाइसोजाइम से, सेल्यूलेज
पादप कोशिका में पैक्टिनेज, पादप कोशिका में काइटिनेज, कवक कोशिका में, ऐसे एंजाइमों द्वारा हम क्या करेंगे, संसाधित करेंगे, उनसे ट्रीटमेंट करेंगे इन एंजाइमों से। अब आपने ट्रीटमेंट कर दिया, अब ट्रीटमेंट करने के बाद आप डीएनए को उनसे अलग तो कर चुके, लेकिन निकालने के लिए आपके डीएनए को प्रेसिपिटेट करना पड़ेगा। वो करने के लिए आप क्या डालोगे, चिल्ड एथेनॉल डालोगे। चिल्ड एथेनॉल डालने के बाद में आप डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा। डीएनए प्रेसिपिटेट होने के बाद में निलंबन, अब डीएनए जो है प्रेसिपिटेट हो गया। यहां पर वर्ड होता है निलंबित, निलंबन। मैंने बोला जैसे आपने सुना होगा कि ये पुलिस वाला जो है निलंबित हो गया, यानी इसको अलग कर दिया अपने काम से। तो अब एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर आपने डीएनए को प्रेसिपिटेट कर दिया, डीएनए को निलंबित कर दिया, डीएनए बैठ चुका है। अब उस निलंबित डीएनए को आपको निकालना है। अलग कर दिया आपने, डीएनए को अलग कर दिया, अब उस अलग डीएनए को आपको निकालना है। तो निकालने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, वो जो निलंबित डीएनए के छोटे छोटे धागे जो हैं, उन धागों को निकालने के लिए आप स्पूलिंग करेंगे, और स्पूलिंग से क्या हो जाएगा सर, डीएनए निकल जाएगा। डन। ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, और जिनको ये लाइनें समझ में नहीं आई थी, इट मींस आप बिल्कुल सीरियस नहीं हैं। अगर आपको इनमें से कोई वर्ड अगर समझ में नहीं आया था, इट मींस ये मान के चल लीजिएगा आप कतई सीरियस नहीं है। इसलिए मैंने बोला था आप खुद पढ़िए एक बार, और मैं चाहता था कि मुझे बताइए कितने बच्चों को समझ में नहीं है, मैं जानना चाहता था, और मुझे वो नाम पता लगे हैं। और जिनको एक ही बार में ये चीज समझ में आ गई थी, इट मींस वो सीरियस हैं पढ़ाई के लिए। क्योंकि वो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। तुम जैसे भोंडू नहीं है, इसका ये क्या मीनिंग है, उसका ये क्या मीनिंग है, पृथक का मतलब क्या होता है। चलिए जी, अब आपने डीएनए प्राप्त कर लिया। अब डीएनए प्राप्त करने के बाद आप क्या करोगे, उसका डीएनए आपको मिल चुका है, आपने स्पूलिंग से डीएनए निकाल लिया। अब आप डीएनए का क्या करोगे, बताओ। आपने स्पूलिंग से डीएनए निकाल लिया, अब डीएनए को काटोगे कि नहीं काटोगे। तो दूसरा स्टेप क्या लिखा हुआ है, प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा डीएनए का खंडन। जो प्रतिबंधन एंजाइम जो होंगे उससे हम डीएनए को क्या करेंगे, काटेंगे। अच्छा मेरे को बताओ, काटने के बाद डीएनए के जो खंड होंगे उन खंडों को सेपरेट करने के लिए क्या करोगे। सोचो, आपने काट दिया, परख नली के अंदर आपने एंजाइम डाल दिया, आपने डीएनए के खंडों को काट दिया। अब कुछ छोटे खंड होंगे, बड़े खंड होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, उनको सेपरेट करने के लिए क्या करोगे, पीसीआर करोगे। शिवम सैनी, वेल डन बेटा, वेरी गुड। सीजियम क्लोराइड करोगे, बहुत ही बढ़िया बेटा। अपकेंद्रण करोगे, वेल डन खुशी गौड़, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। गजब। और तुम आकर कमेंट करते हो हमारा नाम नहीं लेते हो, हमें मजा नहीं आता, हमारा नाम ले लो ना। बताओ खुशी, लेना। अब केंद्रण करोगे, डीएनए के खंडों को काटने के बाद आपको उन डीएनए के खंडों को सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए आप उनका अपकेंद्रण करोगे या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे। एग्रोस जेल में डालकर उन डीएनए के खंडों को सेपरेट करोगे। तो जिन्होंने भी बच्चों ने ऊटपटांग आंसर दिए हैं, इतना सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखो, डांटता तो मैं रहूंगा जब तक आपका नीट का एग्जाम नहीं होता, जब तक आप क्लास में आ रहे हैं। आप अगर गलत आंसर देंगे तो ये तो सुन लेना, सोच लेना कि मैं डांटता तो रहूंगा, ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, या जब से मैं टीचर बना हूं ये तो मेरा अधिकार बन चुका है कि मैं तो डांटता रहूंगा। आप पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, मैं वाह वाह भी करूंगा, मैं शाबाश भी बोलूंगा, वेरी गुड भी बोलूंगा। आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं डांटता भी रहूंगा। अब हो सकता है आप में से कई ऐसे भी हो जो एमएससी कर रहे हो, मे भी आप में से कई ऐसे भी होंगे जो बहुत ज्यादा उम्र के भी होंगे, तो डांटता तो मैं उनको भी रहूंगा, ये मत सोचना।
नहीं डांट सकता हूं, बिल्कुल डांट सकता हूं। तो क्या करना पड़ेगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ेगा। डन? क्लियर है? समझ में आ गया? जरा एक बार ये 4 बिंदु फटाफट करेंगे जल्दी से। पढ़ लिया? शोधित डीएनए, शोधित मतलब वो जो आपने स्पूलिंग से डीएनए निकाल लिया वो क्या कहलाएगा? शोधित डीएनए कहलाएगा। उस डीएनए अणुओं को आप प्रतिबंधन एंजाइम के साथ ऑप्टिमम परिस्थितियों में रखने पर प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा पाचन संपन्न होगा। ऑप्टिमम कंडीशन याद आ रही है? इष्टतम, वो कंडीशन जिसमें एंजाइम अच्छे से फंक्शन करेगा। आपने एंजाइम के साथ में डीएनए को रखा, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काट देंगे अगर हम उनको ऑप्टिमम कंडीशन। चलो सर, डीएनए कट आ गया। हाँ जी, डीएनए कट आ गया। फिर आप उसको एग्रोस जेल में वैद्युत यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल ले ली, एग्रोस जेल ले ली, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। हाँ सर, प्रतिबंधन एंजाइम जिसका हमने क्या किया था? पाचन किया था, उसको जांचने के लिए यानी उनको सेपरेट करना, हमें एक स्पेसिफिक एंजाइम डालना है और वो स्पेसिफिक एंजाइम इस खंड में मिल रहा है। या मान लो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया। अब इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने डीएनए को डाल दिया। अब डालने के बाद ये डीएनए सेपरेट हो गए, कुछ बड़े बैंड पीछे हैं, उससे आगे छोटे बैंड हैं। मुझे इस बैंड के अंदर जो डीएनए था, इस डीएनए के अंदर जो जीन है, उस जीन को मुझे डालना है। अब इस बैंड को मैंने यहां से काट दिया है। ठीक है जी, ठीक है सर। अब ये हायर क्लासेस में जाकर आपको पता लगेगा कि सर आपने ये वाला चूज कैसे किया। ये मॉलिक्यूलर वेट के बिहाफ पर चूज किया है। जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटेंगे उसका अनुक्रम हमको पता है, वो अनुक्रम हमको पता है। हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ रखा है, हमें पता है कि कौन सा जीन कौन से खंड पर है, उसका आणविक भार कितना है, ये सब कुछ पता है, पहले से मेंशन है। साइंस इतनी ग्रो कर चुकी है, हमें पता है कि भैया ये वो जीन है जिसकी हमें कॉपी बनानी है। ये बैंड बनेगा, ये बैंड इतनी आगे बनेगा, इस पॉइंट पर बनेगा, इसमें से जीन है, वो जीन है जिसकी मुझे कॉपीज बनानी है। हमने इसको निकाल लिया, यानी हमने जांच लिया इलेक्ट्रोफोरेसिस करके, कर लिया। अब करने के बाद हम इस पैसेंजर डीएनए को व्हीकल डीएनए, पैसेंजर डीएनए और व्हीकल डीएनए, पैसेंजर डीएनए व्हीकल डीएनए, दोनों को फिर पास लेकर आएंगे। फिर दोनों को वापस से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से फिर काटेंगे। सर क्यों? लॉजिक के साथ सोचना, इधर देखना, ध्यान से देखना। अब मैं आपसे एक चीज कहने वाला हूं और मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ये चीजें देखने में इजीली समझ में आ जाएंगी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, मुझे बताइएगा। देखिए, इस पहले पॉइंट में आपने प्रतिबंधन एंजाइम यूज में लिया और आपने तीसरे पॉइंट में भी प्रतिबंधन एंजाइम यूज में लिया है। पहले पॉइंट में आपने जो प्रतिबंधन एंजाइम यूज में लिए थे वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर रहे थे कि ब्लंट एंड प्रोड्यूस कर रहे थे, और तीसरे स्टेप में जो आपने प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस लिए हैं वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं कि ब्लंट एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। आराम से सोचना तसल्ली से। आपके पास इतना लंबा डीएनए आ चुका है, 2.2 मीटर लंबा एक सेल में से निकाल लिया हमारे। अब आपने इतना लंबा डीएनए निकाल लिया, अब इस डीएनए को आपने काटा। अगर आप यहां पर पहले स्टेप में अगर स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते, सोचो, अगर पहले स्टेप में जो आप प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज में लेते और वो चिपचिपे सिरे प्रोड्यूस करते, मेरे भाई जरा सोचिए, तो वापस से चिपक सकते थे? सोचो 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 सोचो, ये अगर आप काटने के बाद ये वापस से भी तो चिपक सकते थे। हाँ सर, चिपक सकते थे, चिपक सकते थे ना? हाँ सर। तो आपने इनको ब्लंट एंड प्रोड्यूस किया और ब्लंट एंड प्रोड्यूस करने वाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाले। फिर आपने इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिनमें ब्लंट एंड है, इनको आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाला।
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इनको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद ये इसका इल्यूजन कर लिया। कितने बच्चों को इल्यूजन वर्ड याद आ रहा है? इल्यूजन याद आ रहा है? याद आ रहा है? बैंड को निकालना एनसीईआरटी में दे रखा था, याद आ रहा है? इस बैंड को निकाल लिया जिसमें कौन है? डीएनए है। कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है। याद आ रहा है? निक्षालन बोला था हमने इस बैंड को निकाल लिया, उसके अंदर डीएनए है। कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है। सिरे कैसे हैं? ब्लंट हैं उसके। सिरे कैसे हैं? ब्लंट हैं उसके। डन? हाँ सर। अब आपने इस डीएनए को लिया और आपने वाहक लिया। डीएनए को ले लिया, वाहक को ले लिया, संवाहक को, और परख नली के अंदर डाल दिया। अब इसके बाद यहां पर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आप डालेंगे वो कौन से होंगे? वो होंगे जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेंगे। वो कौन से होंगे? जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेंगे। अब स्टिकी एंड क्यों प्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि अब हमें जोड़ना है। अब हमें क्या करना है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। तो अब हम कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालेंगे? वो जो दोनों में स्टिकी एंड्स को जोड़ेंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? तो इस तरीके से हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करना है। डन? क्लियर है यहां पर ये 4 बिंदु? चले आगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन। सर अगर ये डीएनए जो यहां से निकाला था, ये डीएनए की मात्रा अगर कम हो गई तो क्या करोगे बताओ? जो हमें डीएनए निकालना था, अगर वो डीएनए की मात्रा कम है तो क्या करें? अगर जो हमें डीएनए जोड़ना था, अगर उस डीएनए की मात्रा कम है तो क्या करें? हाँ, वेल डन खुशी। अब हुई ना बात? अब लेंगे ना हम तुम्हारा नाम? क्यों नहीं लेंगे? तुम राइट आंसर दो, बिल्कुल नाम लेंगे। अब क्या करेंगे? पीसीआर करेंगे। क्या करेंगे? पीसीआर करेंगे। तो अगला स्टेप्स, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अब हम करेंगे क्या? पीसीआर का उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि लाभकारी जीन अगर कम हुआ तो हम उसका क्या करेंगे? प्रवर्धन करेंगे, हम उसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है? अब इसके आगे की जितनी भी लाइनें हैं, ये सारी की सारी लाइनें वही हैं। लिखना मत इनको नोट्स में मत लिखना। क्यों सर? क्योंकि आप ऑलरेडी लिख चुके हो, अगर लिखे हो नोट्स में तो। बाकी नहीं लिखे हो तो फिर बात ही अलग है। अगर आप नोट्स बना रहे हो, यही की यही स्लाइड मैंने आपको किस में पढ़ाई थी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ाई थी। सर प्रतिबंधन एंजाइम पाचन में काम आते हैं, यहां पर पाचन का मतलब नहीं आया सर समझ में। और कोई जिसको पाचन का मतलब समझ में नहीं आया है? प्रतिबंधन एंजाइम जो है वो पाचन करते हैं। और कोई? बेटा पाचन का मतलब होता है किसी चीज का ब्रेक डाउन। विशाल, पाचन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। ठीक है? तोड़ना। आप खाना खाते हो, अपने दांतों से उसको तोड़ते हो। आपका खाना आपके पेट में जाता है, वहां पर एंजाइम उसको तोड़ते हैं, अंदर स्टार्च जाती है, उस स्टार्च को अंदर जाकर तोड़ा जाता है ग्लूकोज में। तो तोड़ना मीन्स पाचन एक प्रकार की तोड़ने की अभिक्रिया है। ठीक है? तो पाचन में हम क्या करते हैं? फूड मटेरियल को तोड़ते हैं। ठीक है मेरे भाई? पढ़ाई किया करो, नहीं तो तुमको तोड़ेंगे फिर। तब आप मुझे बताओ, क्या यहां पर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस पाचन कर रहा है, डीएनए को तोड़ रहा है या काट रहा है? अरे मेरे भाई, ये डीएनए था, तूने इस डीएनए को ऐसा कर दिया, 2 खंडों में तोड़ दिया। किसकी मदद से तोड़ा है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस की मदद से तोड़ दिया है। 2 खंडों में तोड़ दिया या 2 खंडों में काट दिया है। अरे काटेगा तभी तो 2 खंड में विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। हाँ भैया, ठीक है जी। ऑल क्लियर? ये लाइन पढ़ते जाइए। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं।
पीसीआर के बारे में लिखा हुआ है। इसको थर्मल साइकिल पीपल चॉइस रिएक्शन बोलते हैं। कैरी म्यूलिस ने 1983 में खोजा था। डीएनए की मात्रा वृद्धि करते हैं, इन विट्रो प्रतिकृति कराते हैं, एपेंड्रॉफ ट्यूब्स लेते हैं, सैंपल डीएनए होता है, प्राइमर होता है, ये चाहिए होते हैं, पीसीआर मशीन चाहिए होती है, ये मशीन होती है। उसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता है। कौन सा चाहिए होता है? टैक पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस से मिलता है। इसके 3 चरण होते हैं, विकृतीकरण होता है, फिर तापानुशीलन होता है और फिर प्रसार होता है। डीनेचुरेशन, एनलिंग, एक्सटेंशन 94, 54, 72 डिग्री पर होता है। निष्क्रियकरण 94 पर होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देते हैं। एनलिंग तापानुशीलन 54 डिग्री पर होता है, जहां पर प्राइमर लगाते हैं। फिर प्रसार होता है 72 डिग्री पर, जहां पर टैक पॉलीमरेज, जो एक प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज है जो हाई टेम्परेचर पर काम करता है, वो प्रसार कर देता है, नई डीएनए की रज्जु बना देता है। क्वेश्चन ये पहले उस टाइम पे भी बताया था, आपसे पूछा जाए कि अगर पीसीआर में हम पीसीआर के 6 चक्र हो रहे हैं तो एक डीएनए से कितने डीएनए बन जाएंगे? तो 2 की पावर क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा इस तरीके से। तो कुल मिलाकर 2 की पावर n कर देनी है। वो क्या हो जाएगा? 2 की पावर n क्या हो जाएंगे? चक्र की संख्या हो जाएगी। n क्या? चक्र की संख्या है। सेम टू सेम प्रोसेस। कुछ बेटा कोई अलग चीज थोड़ी ना है, वहां पर पीसीआर और यहां पर पीसीआर डिफरेंट थोड़ी ना है, सेम इट सेम होंगे। ठीक है जी, चलिए जी, पीसीआर इतनी सी बात समझ में आ गई। पहला स्टेप क्या था प्रक्रिया का? जरा जल्दी से मुझे बताइएगा फटाफट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में फर्स्ट स्टेप क्या था? डीएनए को विलगित करना। जल्दी से, सबसे पहला क्या स्टेप था? डीएनए को क्या करना? विलगित करना। सेकंड स्टेप में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से पाचन करना, यानी तोड़ देना। ठीक है जी, अगर डीएनए की मात्रा कम है तो पीसीआर करा देना। और फाइनली चौथा स्टेप क्या हो जाएगा? सर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देना। डीएनए खंड को वाहक के साथ जोड़ देना। अब डीएनए खंड अगर वाहक के साथ जुड़ेगा तो जोड़ने के लिए भी तो एंजाइम डालेंगे। सोचो, हमारे पास डीएनए आ चुका है, जो थोड़ा बहुत था उसको हमने एम्पलीफाई कर दिया, उसका प्रवर्धन कर दिया, आवर्धन कर दिया, हमारे पास पूरा डीएनए आ चुका है। हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल दिया था, चिपचिपे सिरे बन जाएंगे। वो चिपचिपे सिरे से अब हम उन दोनों को जोड़ देंगे। किसको? वाहक को और वांछित जीन को। अब जोड़ने के लिए क्या चाहिए सर? एंजाइम। कौन से एंजाइम? लाइगेज एंजाइम चाहिए होगा। लाइगेज एंजाइम चाहिए। ये लाइगेज एंजाइम क्या करेगा? वो जो चिपचिपे सिरे हैं उनके बीच में पेयरिंग कर देगा, उनको जोड़ देगा ना। हाँ सर, जोड़ देगा। अब जोड़ेगा तो क्या बनेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे डीएनए को हम काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। पुनर्योजी डीएनए या काइमेरिक डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बताइए। वेल डन उजाला, वेरी गुड बेटा। जल्दी से, यहां तक की बात, क्या ये 4 स्टेप समझ में आ गए हैं? क्या ये 4 स्टेप क्लियर हैं आपको? ये 4 स्टेप्स डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, ये 4 स्टेप आपको समझ में आ गए हैं? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आए हैं? नहीं समझ में आए हैं तो भैया चले आगे बढ़े। साइमा, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं बेटा, पढ़ाई पर फोकस करो और ध्यान रखा करो अपने फोन का। ठीक है, आज की डेट में सबसे बड़ा हथियार जो है वो फोन ही है, जो आपके लिए आपको कुछ भी करवा सकता है। अब आप ये कह रहे हो कि सर वो कमेंट मैंने नहीं किया था, मेरी कजन ने कर दिया था, मेरी उससे लड़ाई हो गई है, तो ठीक है, ओके, आपकी कजन ने किया है तो अपने फोन का ध्यान रखा करो, बिना फालतू में। अब आपने डांट खा ली ना, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। और अपनी कजन को भी बोलो बेटा, इस तरह की लैंग्वेज जो है, अगर वो चलो उसने मेरे को तो लिख दिया है, आगे से किसी को ना लिखें इस तरीके से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 4 स्टेप्स हो चुके हैं, आगे बढ़े।
नेक्स्ट 5वां स्टेप। अब आप मुझे बताइए, आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया ना? हाँ सर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। ये हमारा वाहक, इस वाहक के साथ हमने क्या जोड़ दिया? हमारा ये हमारा वाहक था, इस वाहक के साथ हमने क्या जोड़ दिया? हमारा वांछित डीएनए जोड़ दिया। ये हमारा क्या बन गया सर? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। अब मेरे भाई इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसमें डालूंगा? इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसमें डालूंगा? बताओ, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसमें डालूंगा? होस्ट सेल में डालूंगा। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसमें डालूंगा? होस्ट सेल में डालूंगा। या तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर होस्ट सेल में डालूंगा, या बिना इस वाहक के भी तो डाल सकता हूं। सोचो, दिमाग लगाओ। या तो मैं ये बनाकर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाऊंगा फिर डालूंगा, यानी मैं वेक्टर की सहायता से जीन को डालने वाला हूं, यानी मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाऊंगा फिर डालूंगा। या डायरेक्टली भी तो डाल सकता हूं, डायरेक्ट भी डाल सकता हूं। हां सर। अब डायरेक्ट कैसे डालेंगे? यानी वेक्टर के बिना, वेक्टर रहित का मतलब बिना संवाहक के जीन को स्थानांतरित कर देंगे, या वाहक के साथ जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे फिर स्थानांतरित करेंगे। तो दोनों तरीके हैं। अब पहले हम कौन सा तरीका देखेंगे सर? ये वाला कि आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप डालोगे किसमें? सेल के अंदर डालोगे। अब सेल क्या ऐसे ही है क्या? सेल कहेगी आओ दे दो हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए दे दो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम पहले कौन सा मेथड देखेंगे? हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे फिर इसको सेल में डालेंगे। अब कौन सी सेल में डालेंगे? जीवाणु में डालने के लिए, जीवाणु में डालने के लिए जीवाणु के अंदर कैसे डालेंगे? दूसरा, अगर पादप कोशिका में डालना है तो कौन सा वाहक यूज में लेंगे? अगर जंतु कोशिका में डालना है तो कौन सा वाहक यूज में लेंगे? ये भी बहुत बड़ी बात है। स्टेप्स अभी खत्म नहीं, अभी तो बहुत सारी चीजें। इधर देखना, देखो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, हाजिर बना दिया, बना दिया ना। इधर फोकस कर रहा, इधर फोकस करना, खाली जगह चाहिए मेरे को, खाली 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 खाली। इधर देखिएगा, हाँ जी, आपने इधर देखना, आपने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। मैंने कहा ठीक है सर, टाइम तो नहीं हुआ अभी, अभी 9 मिनट बच रहे हैं। आपने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, फोकस करना बेटा, फोकस। आपने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया है, आपको भेजना है, आपको डालना है किसमें? जीवाणु कोशिका में भी डालना है, आपको पादप कोशिका में भी डालना है, आपको प्राणी कोशिका में भी डालना है ना। अब बात आ रही है जीवाणु कोशिका में डालने के लिए आप वाहक कौन सा यूज में लोगे? आप वाहक कौन सा यूज में लोगे जीवाणु कोशिका में डालने के? तो जीवाणु कोशिका में डालने के लिए जो वाहक यूज में लिया जाता है वो होता है प्लाज्मिड। पादप कोशिका के अंदर डालने के लिए जो वाहक यूज में लिया जाता है वो भी प्लाज्मिड होता है। कौन सा? टीआई प्लाज्मिड। जीवाणु के अंदर मेनली प्लाज्मिड कौन सा होता है? PBr 322 नेचुरल, आर्टिफिशियल। टीआई प्लाज्मिड अगर पादप कोशिका के अंदर डालना है आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर, तो वाहक कौन सा यूज में लोगे? टीआई प्लाज्मिड। क्या होता है अभी बताऊंगा। और अगर जीवाणु कोशिका में डालना है तो नॉर्मली हम क्या यूज में लेते हैं? प्लाज्मिड। तो PBr 322 अभी हटा देता हूं, प्लाज्मिड। यहां पर स्पेसिफिकली कौन सा प्लाज्मिड? याद रखना टीआई प्लाज्मिड। और प्राणियों में डालने के लिए हम किसको यूज में लेते हैं सर? वायरस को यूज में लेते हैं। तो ये चीज याद रखना, भूल मत जाना, लिखा हुआ है ये देखिए, यहां पर देखिए। अगर जीवाणु कोशिका में डालना है तो कैसे डालेंगे? पादप कोशिका में डालना है तो टीआई प्लाज्मिड को यूज में लेंगे। कौन से प्लाज्मिड को? टीआई प्लाज्मिड को यूज में लेंगे। और अगर प्राणी कोशिका में डालना है, किसमें? प्राणी कोशिका में डालना है, जंतु कोशिका में अगर डालना है तो वायरस को संवाहक की तरह यूज में लेंगे। किसको? वायरस को।
सर प्लाज्मिड को क्यों नहीं यूज में लिया? क्योंकि वायरस जल्दी से अटैक कर देता है, इजीली अटैक कर देता है, जल्दी से चला जाता है कंपैरेटिव टू प्लाज्मिड। वायरस इजीली इन्फेक्ट कर सकता है प्राणी कोशिका को कंपैरेटिव टू प्लाज्मिड, इसीलिए वायरस के लिए, इसीलिए हम प्राणियों में डालने के लिए किसको ज्यादातर यूज में लेंगे? वायरस को यूज में लेंगे। ठीक है, अब पादपों में टीआई प्लाज्मिड क्यों यूज में लिया? उसका रीजन है। आपने टीआई प्लाज्मिड क्यों यूज में लिया? उसका भी रीजन है। तो यहां पर कुल मिलाकर हम यहां पर बात करेंगे कि अगर जीवाणु में डालना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो वाहक जो है प्लाज्मिड यूज में लेंगे, लेकिन जीवाणु में डालेंगे कैसे? ये हमारे कोर्स में नहीं है। मैं फटाफट आपको नेक्स्ट लेक्चर जो होएगा उस लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे कि जीवाणु में डालने के लिए क्या करेंगे, पादप में डालने के लिए क्या करेंगे, प्राणी में डालने के लिए तो सीधा एक लाइन है क्या? प्राणियों में या एनिमल्स में डालने के लिए सीधी एक लाइन है, वायरस को यूज में लेंगे। डालने के बाद में अब डल जाएगा, डलने के बाद में ये तो हो गया कैसा? विदाउट। ये कौन से तरीका था सर? ये इनडायरेक्ट तरीका था, या हम बोलेंगे जिसमें हमने वाहक की मदद ली। फिर उसके बाद हम अगले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा आएगा? विदाउट वेक्टर। विदाउट वेक्टर यानी बिना वाहक के कैसे डाल सकते हैं? 5 तरीके से डाल सकते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन, रासायनिक मध्यस्थ जीन स्थानांतरण, माइक्रो इंजेक्शन या जीन गन मेथड या लिपोसोम मध्यस्थ जीन ट्रांसफर। ये 5 तरीके हैं, जिनमें से ये वाला तरीका हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। ये वाला भी मेंशन तो नहीं है लेकिन हमने पढ़ा है। कहां पर पढ़ा है? जनन स्वास्थ्य चैप्टर में, जहां पर अगर आपको आईसीएसआई अगर याद आ रहा हो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आपने अंडाणु के अंदर शुक्राणु का निक्षेपण कर दिया था किसकी सहायता से? सुई की सहायता से, माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से। तो ये हो जाएगा क्या भैया? विदाउट वेक्टर। ये पढ़ने के बाद परसों के लेक्चर में ही खत्म कर देंगे चैप्टर। फिर हम क्या करेंगे? चयन। ये नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं कि हमने डाला है, सेल के अंदर गया है या नहीं गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हमें कैसे पता लगेगा? तो हम सिलेक्शन करेंगे, हम चयन करेंगे उस कोशिका का जो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है, जिसके अंदर क्या मिल रहा है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल रहा है। हम कैसे पता लगाएंगे? चयनित मार्कर की सहायता से। चयनात्मक मार्कर हमारे एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन हो सकता है या लैक्जेड जीन हो सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, ये स्लाइड सारी की सारी आज आएंगी, आप बस ये पढ़कर आ जाना, बस इतना सा। ये दोनों टॉपिक जो यहां पर लिखे हुए हैं ये पढ़कर आ जाना, ये वाला बस। कौन सा पेज है? ये वाला। ये छठा बिंदु जो है ना, इस छठे बिंदु के अंदर ये जो चीजें लिखी हुई हैं बस ये पढ़कर आ जाना। मेरे लिए इजी हो जाएगा परसों इस चैप्टर को समाप्त करना। क्यों? क्योंकि ये मैं लाइन बाय लाइन कराऊंगा, है ना, तो इजीली जल्दी क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये मैं आपको कल के लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में कैसे सेलेक्टेबल मार्कर था, लैक्जेड जीन कैसे सेलेक्टेबल मार्कर था। सर कैसे डालेंगे इसको? विधि को लिखना जरूरी है? हां बिल्कुल लिखना जरूरी, क्यों नहीं है? ये सब कुछ जरूरी है। लास्ट टॉपिक रहेगा फिर बायोरिएक्टर, जिसमें भारी जीन उत्पाद को प्राप्त करेंगे। अब भारी जीन उत्पाद को प्राप्त करने के लिए बायोरिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे, ये पढ़ना पड़ेगा। और फिर लास्ट में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये 5 मिनट का खेल होएगा इसको समझाने का, ठीक है। तो इस चैप्टर को अपन परसों समाप्त करेंगे। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है हर 1-2 साल में, यहां से रिपीट होता है क्वेश्चन अनुप्रवाह संसाधन से, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से, ठीक। ओके बेटा। सर मंडे को कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे? मंडे को आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी के ही होंगे। यूट्यूब पर तो क्वेश्चंस करके देख लीजिएगा, जितने आते हैं उतने अच्छी बात है, जो नहीं आएंगे छोड़ दीजिएगा। परसों चैप्टर समाप्त होने दीजिएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस कर लीजिएगा रात तक, ठीक है। ये रात को लेक्चर देख लेना भैया, ताकि फिर सारे क्वेश्चंस भी कर लो आप उस दिन के। ओके बच्चों, 1 मिनट से ज्यादा कर लिया तो फिर क्लास डाउनलोड नहीं हो पाती है, 2 घंटे से ज्यादा की, है ना। तो मैं इसको अभी यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं परसों बेटा। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।